दिसंबर वाले मंथ की 3-4-5 दिन के अंदर, है ना? एक नोटिफिकेशन डाल देता हूँ मैं, फिर शुरू करते हैं। मॉर्निंग में क्या? नहीं, हिस्ट्री बहुत वास्ट है। वो चलाएंगे ना, जैसी बीएल ग्रोवर फिनिश होगी, वी विल गोइंग टू स्टार्ट विद लक्ष्मीकांत एडवांस बुक्स, है ना? बीएल ग्रोवर टाइम लगेगा 2 महीने तो मान के चलो बीएल ग्रोवर को, क्योंकि मैंने अर्ली स्टेज पे इसलिए शुरू किया बिकॉज हिस्ट्री वास्ट है और पॉलिटी फिर भी आपकी जल्दी, क्योंकि चैप्टर वाइज है पॉलिटी, वो चैप्टर वाइज फिनिश होने में आपको टाइम नहीं लगे। इसमें क्या कि स्टोरी की तरह आपको चीजों को लेके चलना है। आपने बीएल ग्रोवर अगर नहीं भी लिए तो भी लेने की जरूरत नहीं। अपन क्या करेंगे यहाँ पर बुक का सेशन करेंगे, क्योंकि बुक में एक एक चीज मैं कवर कराऊंगा। बुक तो डिस्प्ले हो नहीं पाएगी क्योंकि इसकी मेरे पास पीडीएफ नहीं है, और पीडीएफ शायद मार्केट में भी अवेलेबल नहीं है। सो है ना, पीडीएफ अवेलेबल है ही नहीं इसकी, सिर्फ वो वाले फिजिकल फॉर्म में है। तो अपन क्या करेंगे कि फिजिकल फॉर्म से मैं एक एक चीज आपको कवर कराते हुए चलूंगा, अपन नोट्स उसके बनाते हुए चलेंगे, तो दैट विल गोइंग टू हेल्पफुल फॉर यू, है ना? पॉलिटी पॉलिटी जल्दी हो जाती है, पॉलिटी तो एक आधी महीने के अंदर फिनिश हो जाती है, इसी में टाइम लगता है थोड़ा ज्यादा। तो अपन क्या करेंगे 6:30 to 8 तक अपन खींचा करेंगे इसको, बीएल ग्रोवर को। तो अनुभव जी, आप मॉर्निंग में आओगे कि अभी स्किप करना चाहते हो मॉर्निंग? वैसे क्योंकि देखो अभी यार, पर ऑनलाइन का एक्सेस ऐसे नहीं मिल पा रहा, क्योंकि आपने भी मुझसे पूछा था ना ऑनलाइन का, क्योंकि ऑनलाइन का ये सिस्टम अलग है, पूरा डिफरेंट है। तो उसमें मेरे पास ही ऑप्शन नहीं है उसको शेयर करने का। एक ट्रायल क्लास का ऑप्शन होता है शेयर करने का, तो वो भी लिमिटेड रहता है। एक मिनट ना, मैं मेंशन कर देता हूँ करंट अफेयर्स क्लास स्टार्टेड, जिससे कि और स्टूडेंट्स आ जाएं। तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज मुझे बता दो मेरी आवाज आपको आ रही है कि नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं अपन करंट अफेयर्स की क्लास को अपने। सबसे पहले तो कौन से टॉपिक्स जो आज हम लोग कवर करेंगे। एक धनु यात्रा का टॉपिक हम लोग को देखने को मिलता है, काफी फेमस फेस्टिवल है ये। धनु यात्रा का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, और धनु यात्रा से भगवान कृष्ण को जो है वो रिलेट करना है, राइट? तो 3-4 पॉइंट्स है इससे रिलेटेड जो मैं आपको बताने वाला हूँ। फिर एक वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम हम लोग को देखने को मिलता है, मतलब कि विलेजेस को बेसिकली विलेज के अंदर टूरिज्म को प्रमोट करने के पर्पस के लिए प्रोग्राम्स इस प्रकार के होते हैं, डेवलप करने के पर्पस के लिए प्रोग्राम है। फिर नेशनल जियो स्पेशियल पॉलिसी 2022 है। क्या होता है जियो स्पेशियल, कौन बताएगा? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म जियो स्पेशियल? जियो मतलब ज्योग्राफी, स्पेशल मतलब कि स्पेस की, ज्योग्राफिकल स्पेस की बात हो रही है। अच्छा, जैसे कि अपना जीपीएस है ना? तो ये क्या है? ये भी तो ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में हमें जानकारी देता है। तो जो भी धरती के सरफेस एरिया पर है उसकी लोकेशन जो है, पिन पॉइंट अपन बोलते हैं ना, जैसे कि आप जोमेटो से या उबर से कुछ चीज जो है वो मंगवाते हो, उबर ईट से। अभी तो बंद हो गया ना शायद उबर ईट्स, आई थिंक जोमेटो ही मेरे ख्याल से चल रहा है। उबर ईट्स जोमेटो ने परचेज कर लिया ना शायद उबर ईट्स को, ऐसा कुछ है, आई डोंट नो एग्जैक्ट नॉलेज। जैसे स्विगी ले लो, तो आप कोई भी मंगवाते हो कोई भी प्रोडक्ट को, तो आपके घर तक आ जाता है, अपन जीपीएस के थ्रू ट्रैक कर लेते हैं चीजों को। तो ये है जियो स्पेशियल, कि ऑब्जेक्ट्स को पिन पॉइंट करना, राइट? फिर सिंगल सिगरेट्स की सेल्स को बैन करने के लिए से रिलेटेड एक आर्टिकल है, कि मार्केट में सिंगल सिगरेट्स ना मिले, बिके तो पैकेट में ही बिके। इस पर भी अपन एक चर्चा करेंगे। फिर इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, तो इसमें हम एक बेसिक आइडिया देखेंगे, क्योंकि एक एग्रीमेंट हो रहा है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। किस तरीके का एग्रीमेंट? ट्रेड एग्रीमेंट, कि दोनों के बीच में ट्रेड को बढ़ाने का एग्रीमेंट है। तो बस बेसिक कुछ फैक्ट्स अपन देखेंगे, बहुत ईजी चीज है। अब एक चीज है जिस पर फोकस करने पर बात की जा रही है, कि रिमोट वोटिंग। रिमोट मतलब एग्जैक्टली दूर दराज का एरिया कोई, है ना? तो अब वोटर्स को जनरली क्या करना पड़ता है, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आकर वोट डालना रहता है। बट जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, राइट, जो बाहर हैं, नॉट इवन इन इंडिया के बाहर, दूसरी स्टेट के अंदर है, तो एटलीस्ट ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम किया जाए कि वो कहीं से भी वोट डाल सके और उनका वोट उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर लग जाए। तो उस पर है, और कुछ टेक्नोलॉजीज के बारे में बात की जा रही है, बट ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे इस टॉपिक पर। फिर प्रोजेक्ट नीलगिरी धार हम लोग को देखने को मिलता है, यानी कि एक
प्रजाति है नीलगिरी, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए तमिलनाडु का एक प्रोजेक्ट है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अब ये वाले प्रोजेक्ट से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि कालासा भंदूरी प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ का है, तो ये बेसिकली कर्नाटक का प्रोजेक्ट हम लोग को देखने को मिलता है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फिर वी शेप रिकवरी है, देखो वी कैसे दिखता है, डाउन हुआ फिर ऊपर आया, कि एकदम से डाउनफॉल आया, वी जैसे वी बना हुआ ना, वी का शेप ऊपर से नीचे गया और फिर नीचे से ऊपर चला गया, राइट, दैट इज वी शेप रिकवरी। हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन, एंड आई थिंक ये सभी को अपना टाइम टेबल जो है वो मिल गया है, लेटेस्ट टाइम टेबल। अभी थोड़ी देर पहले मैं डिस्कस कर ही रहा था, बट लेक्चर के एंड में कुछ डिस्कस करेंगे अपन, कुछ चीजें आप लोग को बतानी है, तो बने रहिएगा। चलो सो स्टार्ट करते हैं अपन अपने टॉपिक से, धनु यात्रा। और ध्यान से सुनना टॉपिक्स, जैसे ये लेक्चर फिनिश होगा, मतलब टॉपिक्स जैसे ही फिनिश होंगे, एमसीक्यू भी रख दूंगा मैं। 7 PM पे अपन ने एमसीक्यू का रखा है, बट करंट अफेयर्स के जस्ट बाद एमसीक्यू सेशन रख लेंगे अपन, क्या आप अभी के अभी पढ़ो और उसके बाद तुरंत एमसीक्यू जो है वो दे दो इसके, है ना, कि जिससे कि आपको पता लगेगा कि अरे आपने क्या, मतलब, और इसी टॉपिक से रिलेटेड जो अभी आप पढ़ोगे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन सब आपको मिलेंगे रोज। तो धनु यात्रा के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, तो इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हम लोग जानते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। तो धनु यात्रा बेसिकली फेस्टिवल है, एंड इट इज कंसिडर्ड टू बी द वर्ल्ड लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर, मतलब थिएटर है, मतलब प्लेज होते हैं, जैसे कि ये फोटो में आपको दिख रहा है नाटक, नौटंकी, प्लेज वगैरह, तो इस प्रकार के प्लेज होते हैं। तो पहला पॉइंट हम लोग को समझ में आ गया, धनु यात्रा फेस्टिवल में प्लेज होते हैं, और दुनिया का सबसे बड़ा, वन ऑफ द बिगेस्ट ओपन एयर थिएटर हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। एंड ये ओडिशा के अंदर अभी जस्ट हुआ है, राइट, ओडिशा के अंदर जनरली होता है, तो क्वेश्चन आएगा धनु यात्रा फेस्टिवल कहाँ पे होता है, ओडिशा, राइट। फिर ये बहुत बड़ा धनु यात्रा का फेस्टिवल हमें देखने को मिलता है, जो कि ओडिशा के कल्चर से एसोसिएटेड है। अब धनु यात्रा फेस्टिवल के बारे में बात करें तो इसकी शुरुआत जो है वो कब से हुई है, तो जैसे ही देश की आजादी हुई 1947 1948 से, तो उस समय हम लोगों ने सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया इस पर्टिकुलर फेस्टिवल को, और हर साल ये फेस्टिवल होता है, राइट। और ये करीब 8 किलोमीटर का रेडियस है, इतना बड़ा, यानी कि एक क्षेत्र हम लोग को बारगढ़ म्युनिसिपैलिटी ओडिशा की देखने को मिलती है, तो उसमें 8 किलोमीटर के रेडियस पर इतना बड़े क्षेत्र पर ये पूरा फेस्टिवल होता है, राइट। और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर है, जो कि अपन ने अभी डिस्कस किया, और गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम मेंशन्ड है। और इसके अलावा बताया ये जाता है कि ये जो ओडिशा, वेस्टर्न ओडिशा की काफी सारी प्लेसेस है जहां पर अलग अलग एक्ट्स होते हैं, राइट, तो उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे धनु सेरेमनी की बात करें तो इसमें आपको कृष्ण जी को ध्यान में रखना है कि कृष्ण जी और बलराम मथुरा आए थे, तो उस एपिसोड को इसके अंदर दिखाया हुआ है, राइट। तो ये किससे एसोसिएटेड, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, कृष्ण जी से एसोसिएटेड। कौन सा फेस्टिवल, धनु यात्रा फेस्टिवल, राइट। और अब देखो फेस्टिवल जो है वो स्टार्ट कैसे होता है, तो स्टार्ट होता है कि एक एम्परर उग्रसेन हम लोग को मथुरा का देखने को मिलता है, वो कंस से गुस्सा हो जाता है और उसको जो है वो वहां से हटा देता है अपने पद से, अपने थ्रोन से, राइट, अपनी गद्दी से। फिर खत्म कैसे होता है कि वो राक्षस जो है, वो डीमन जो है वो मर जाता है, तो जैसे ईविल मरता है उससे ये फेस्टिवल खत्म होता है, मतलब बुराई पर अच्छाई की जीत, वो ये चीज रिफ्लेक्ट करता है ये फेस्टिवल का मेन थीम जो है, कंक्लूजन। अब देखो इसमें बताया ये गया है कि शुरुआत इस फेस्टिवल की होती है, तो बाड़घर जो क्षेत्र है तो वो कंस का मथुरा बन जाता है, राजा कंस का मथुरा वाला क्षेत्र है, यानी कि इन लोग क्या कर रहे हैं, मथुरा तो एक्जैक्टली वहां पे ओडिशा में ला नहीं सकते, तो ये कुछ कुछ जगहों को ऐसा बना देते हैं कि मतलब ये वाली जगह है, राइट। जैसे ये बताते हैं कि भगवान ने अपना बचपन, कृष्ण जी ने अपना बचपन जो है वो कहाँ पर व्यतीत किया था, गोपापुरा में, तो वो एक लोकेशन को गोपापुरा जो है वो बना देते हैं, राइट, कि ये गोपापुरा वाला एरिया है, राइट। जैसे ये लिखा हुआ है कि अम्पाली वाला जो क्षेत्र है, जो कि 8 किलोमीटर की दूरी पर है इस क्षेत्र से, मतलब जो इन्होंने ये वाला बारगढ़ जो क्षेत्र जहां पर ये एक्चुअल फेस्टिवल होता है, तो उससे 8 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसा इवेंट ये करते हैं जहां पर ये शो करते हैं कि भगवान का चाइल्डहुड भगवान ने यहाँ पर व्यतीत किया, तो वो चाइल्डहुड से रिलेटेड कुछ थीम्स बना देते हैं और उस पर प्लेस वगैरह होते हैं, नाटक वगैरह होता है, बात समझ रहे हो। फिर एक नदी है जीरा नदी, जिसको ये बताते हैं कि ये यमुना नदी है, राइट, यानी कि एक नदी भी वहां पर है, उसको बोलते हैं यमुना नदी है। तो अब यमुना नदी से रिलेटेड जो भी इवेंट्स हुआ है भगवान की लाइफ में, तो उसको रिफ्लेक्ट करते हैं वो, राइट। तो ये सब चीजें हमें देखने को मिलती है। 14 जगह पर पूरा का पूरा, जैसे कि रूल है कंस का रूल, और उसकी डेथ, और एक्सप्लॉइटेशन भगवान कृष्ण का, एक्सप्लॉइट्स ऑफ लॉर्ड कृष्ण, तो ये पूरी चीजें जो हम लोग को देखने को मिलती है, ये 14 प्लेसेस पर दिखाई गई है, मतलब 14 प्लेसेस ऐसी हैं कि जहां पर अलग अलग इवेंट्स होते हैं, बस दैट्स इट। तो इतना डेप्थ में नहीं आना, बस हमको बेसिक आइडिया जो है बस के बारे में पता होना चाहिए, राइट, ठीक है। फेस्टिवल ऑफ 2022, तो इसमें बताया गया कि 2022 का जो ये फेस्टिवल ओडिशा में हो रहा है, तो 3,500 से भी ज्यादा आर्टिस्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। 155 कल्चरल ट्रूप से, तो ये मंडल जिसको हम लोग बोलते हैं जनरली, राइट, कल्चरल मंडल, तो पूरी अलग अलग जगह से आए हैं और ये यहाँ पर फेस्टिवल परफॉर्म कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हुआ है 2 साल के गैप के बाद बिकॉज ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक, राइट। 6 जनवरी को जो है वो 2023 में भी ये कंक्लूड होगा, फेस्टिवल खत्म होगा, ठीक है। तो क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट, कोई डाउट धनु यात्रा से रिलेटेड, ठीक है।
अब बात हो रही है वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के बारे में। तो ये प्रोग्राम के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी रिसेंटली यूनियन होम मिनिस्टर ने कहा है बीएसएफ को कि वो टूरिज्म पर फोकस करें, राइट, टूरिज्म को जो है बढ़ाए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के थ्रू। तो एक चीज हम लोग को क्लियर हो गई, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम किससे रिलेटेड है? टूरिज्म से रिलेटेड है, राइट। अब बीएसएफ यहाँ पर इन्वॉल्व हो गई, मतलब कहीं ना कहीं ये प्रोग्राम जो है वो कौन से एरिया का है? बॉर्डर एरियाज का, राइट। तो इसलिए बीएसएफ यहाँ पर इन्वॉल्व है, तो ये प्रोग्राम बॉर्डर एरियाज का हम लोग को मेनली देखने को मिल रहा है। तो ये पॉइंट हमारे सिर्फ न्यूज से ही क्लियर हो गया, राइट, जनरली। तो अभी एक और एप्लीकेशन भी लॉन्च हुई है, पहाड़ी एप्लीकेशन बीएसएफ के लिए, राइट, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए। कौन सी एप्लीकेशन? पहाड़ी एप्लीकेशन, या प्रहारी, सॉरी, प्रहाड़ी एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च हुई है। अब प्रहारी एप्लीकेशन से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है कि ये प्रोएक्टिव गवर्नेंस की एप्लीकेशन, आप देखो इसमें जो बीएसएफ की जो जवान है, राइट, सोल्जर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, तो उनके लिए पूरी उनको क्या क्या स्कीम उनको अवेल करनी है और जो भी बेनिफिट्स इनको प्रोवाइड किए जाते हैं वो एक एप्लीकेशन के जरिए इनको मिल जाएंगे। तो ये प्रोएक्टिव गवर्नेंस है, यानी कि गवर्नेंस मतलब बोलते हैं ना गवर्नमेंट की सर्विसेज की डिलीवरी करना, कि गवर्नमेंट कितने अच्छे से सर्विस डिलीवर कर रही है, उसको अपन बोलते हैं ना गुड गवर्नेंस। तो ये सिंपल सी चीज ध्यान में रखना कि प्रहारी एप्लीकेशन फॉर बीएसएफ, और बीएसएफ जो सर्विस पर्सनल है वो इसमें अपनी मतलब यूज कर सकते हैं इस एप्लीकेशन को, यानी कि उनको जो भी स्कीम्स चाहिए इस एप्लीकेशन के थ्रू देख सकते हैं, राइट। तो ये सब चीजें, अकोमोडेशन की रुकने की जगह हो गई, राइट, तो ये पूरी चीज उनके मोबाइल्स पर उनके लिए अवेलेबल होगी। बायोडेटा, राइट, ग्रेवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म्स, यानी कि उनको कोई शिकायत वगैरह करनी है डायरेक्ट एप्लीकेशन के थ्रू ये शिकायत हो सकती है। वेरियस वेलफेयर स्कीम की इंफॉर्मेशन इसके थ्रू मिल जाएगी। तो प्रहारी एप्लीकेशन क्लियर। अब सुनो, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है बजट स्पीच 2022 में अनाउंस किया गया था। ये प्रोग्राम बेसिकली बॉर्डर विलेजेस के लिए है, नदन बॉर्डर पे, राइट, बॉर्डर विलेजेस नदन बॉर्डर। तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम बॉर्डर एरियाज के लिए, बीएसएफ उसमें इन्वॉल्व है, राइट। और ये मेनली फोकस किस चीज पर करता है? टूरिज्म को प्रमोट करने पर करता है, कि हम विलेजेस को इतनी अच्छे से डेवलप करेंगे वहां पर बाहर से लोग आए, विलेजेस डेवलप हो और विलेजेस आत्मनिर्भर बने, सेल्फ रिलायंट बने, राइट, कि वहां पर इनकम वो अर्न कर सके वहां पे रहने वाले लोग, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। देखो, सेल्फ रिलायंट बनाना है, वाइब्रेंट बनाना है, इंकरेज करना है टूरिज्म को। अब बीएसएफ की बात करें तो बीएसएफ की अगर हम लोग चर्चा करें तो पाकिस्तान और बांग्लादेश की बॉर्डर पर रहती है बीएसएफ, ये फैक्ट ध्यान में रखना है, ठीक है, पहला पॉइंट। बीएसएफ का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसके पास है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास। अच्छा, इनके पास पता है ड्यूअल कंट्रोल होता है। ये तो हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, बट कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी इन पर इनके ऊपर रहती है, ऑपरेट करती है, क्योंकि डिफेंस से रिलेटेड ये हम लोग को देखने को मिलती है। तो जितनी भी हमारी फोर्सेस उनका ड्यूअल कंट्रोल भी हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली। 1965 वॉर के समय पर 1 दिसंबर 1965 को इंडिया की पहली लाइन ऑफ डिफेंस तैयार की गई। बीएसएफ इंश्योर किया गया कि ये वाला जो क्षेत्र है इंडिया और बांग्लादेश का, वहां पर सिक्योरिटी मेंटेन की जाए। तो 1965 में ये लाई गई। सिंपल सी चीज हम लोग को समझ में आ रही है। अच्छा, बीएसएफ आपको ये भी पता होगा कि एंटी नक्सलाइट मूवमेंट पर भी जो है वो काम करती है, नक्सल मूवमेंट पर भी बीएसएफ हम लोग को देखने को मिलती है। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है बीएसएफ से रिलेटेड। जनरली बीएसएफ अपन नाम सुनेंगे तो हमारे दिमाग में क्या आएगा? आर्मी वाले लोग, है ना। बट इनके जो हेड होते हैं, आर्मी होती है ये, बट इनके जो हेड है वो डीजी है, डायरेक्टर जनरल, और जो एक आईपीएस से रिक्रूट होता है, मतलब एक आईपीएस ऑफिसर है जो बीएसएफ के डीजी बन जाता है। तो ये वाला फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आप लोगों के लिए, क्योंकि आप आईएएस आईपीएस की तैयारी कर रहे हो। तो ये चीज आपसे पूछी जा सकती है कि बीएसएफ का हेड जो है वो कहाँ से रिक्रूट होता है। तो एक आईपीएस ऑफिसर होता है। अगर आप देखें तो ये देखिए बीएसएफ के डायरेक्टर वो सुजॉय लाल थाउसेन। तो सुजॉय लाल थाउसेन जो हम लोग को देखने को मिला, अभी 2 दिन पहले ही इनको जो है वो चार्ज मिला है बीएसएफ के डीजी का, और इनका नाम सुजॉय लाल थाउसेन हम लोग को देखने को मिलता है। और ये देखिए, आप ड्रेस से समझ रहे होगे आप, रुका इमेज पे लेके जाता हूँ आपको, ये लीजिए, ड्रेस से तो पहचान ही लिया होगा आपने कि किन की बात हो रही है, आईपीएस, राइट। तो ये आईपीएस हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, सुजॉय लाल। और एक और चीज मैं आपको दिखा भी देता हूँ क्लियरली, हाँ, इसमें कहीं पे लिखा है क्या, ये देखो लिखा हुआ 58 ईयर ओल्ड सुजॉय लाल थाउसेन, 1988 बैच आईपीएस ऑफिसर, राइट, ऑफ मध्य प्रदेश काडर। तो मध्य प्रदेश काडर के आईपीएस ऑफिसर है। तो अपन को क्लियर हो गया कि ये जो है वो कहाँ से जो है वो रिक्रूट होता है, आईपीएस से। कौन? बीएसएफ के डीजी, सबसे मतलब सबसे हेड जो होता है उसका, यानी कि टॉप मोस्ट पोजीशन बीएसएफ की हेड, तो वो आईपीएस से रिक्रूट होता है। क्लियर हुआ? डीजी, डायरेक्टर जनरल की उनकी पोस्ट होती है। फिर बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, नाम से समझ में आ रहा है, पढ़ने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि बॉर्डर एरियाज को डेवलप करने का ये प्रोग्राम हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंप्लीमेंट करती है पर्टिकुलर प्रोग्राम को अपनी स्टेट गवर्नमेंट या यूडी एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू, राइट।
0 से 10 किलोमीटर के रेडियस पे बॉर्डर से। और फिर बताया जाता है कि यहाँ पर फोकस किया जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, जैसे कि रोड बनाए जाए, ब्रिजेस बनाई जाए, हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चरल, स्पोर्ट्स, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन फैसिलिटीज, XYZ, इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाए, तैयार किया जाए, डेवलप किया जाए, राइट। 460 बॉर्डर ब्लॉक्स, 117 बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के, 16 स्टेट, 2 यूटी के अंदर, ये पूरी एरिया पर ये प्रोग्राम जो है वो चल रहा है। अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, राइट, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, तो यहाँ पर ये प्रोग्राम जो है वो चल रहा है। 50 किलोमीटर कॉमन कर दिया है, कुछ एरियाज का 70 किलोमीटर था। वो आप उसी न्यूज की बात कर रहे हो ना, कि पंजाब साइड वाले एरिया का 70 किलोमीटर कुछ था, तो उसको घटाकर इन्होंने वो, हाँ हाँ हाँ, ऐसे मतलब नहीं, कॉमन कर दिया, 50 किलोमीटर कर दिया अभी। कुछ का ज्यादा था, कुछ का कम था, तो उन्होंने 50 किलोमीटर ऐसा कुछ कर दिया भाई। सही बोलो, रिकॉल कर रहे हो, मतलब अच्छी पकड़ है आपकी करंट अफेयर्स में, ग्रेट। यानी न्यूज भी आई थी कुछ समय पहले, ठीक है। तो जियो स्पेशियल, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया क्या है, वो पॉइंट क्लियर है आपका कि जियो स्पेशियल क्या होता है। तो ये नेशनल जियो स्पेशियल पॉलिसी 2022 है, तो इस पर हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे। तो न्यूज में ये टॉपिक इसलिए आया था क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने रिसेंटली नोटिफाई किया है जियो नेशनल जियो स्पेशियल पॉलिसी 2022। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को शायद याद होगा, कुछ समय पहले इसका ड्राफ्ट हमने डिस्कस जो है वो किया था, अपन ने तो नहीं किया था क्योंकि कुछ महीने पहले आया था ये वाला टॉपिक, राइट। अब देखो, इसमें मेनली फोकस किया जा रहा है डीरेगुलेशन के ऊपर। डीरेगुलेशन का मतलब ये है कि अब सरकार जो है वो कम रेगुलेट करे, क्योंकि देखो आज आने वाला फ्यूचर आपको पता है इन्हीं सब चीजों के ऊपर बेस्ड है, डिपेंडेंट है, राइट। जैसे हम देखते हैं कि ओला, उबर, हम ये सब राइड्स करते हैं, तो ये भी इन्हीं जियो स्पेशियल के थ्रू ही हम लोग को देखने को मिलती है कि मैपिंग करती है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट काफी सारे स्टार्टअप्स नए नए हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, इसी के ऊपर बेस्ड है। अच्छा, अपन साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड की तरफ भी चले जाओ, तो हमें रिसर्च करनी है वेरियस चीजों पर कि कहाँ पर कौन सा मिनरल है, कहाँ पर कौन सी चीज है, तो उसके लिए हमें जियो स्पेशियल डेटा की सख्त रिक्वायरमेंट है। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट आपने पीएम गति शक्ति का नाम सुना है? पीएम गति शक्ति इनिशिएटिव क्या है? ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, दैट इज गुड, बट उसकी खास बात क्या है? नहीं, 111 लाख करोड़ रुपए का था, और वो एनआईपी है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, और अटानु चक्रवर्ती ने उसका वो रिकमेंडेशन दिया था 111 लाख करोड़ का, वो एक अलग है। मैं पीएम गति शक्ति स्कीम की बात कर रहा हूँ। पीएम गति शक्ति स्कीम याद करो, अपन ने बात कर दी 16 मिनिस्ट्रीज, ये आपस में बैठेंगे, जैसे रोड बनता है, ठीक है। अब आपने कई बार देखा होगा, रोड बना, फिर वो पाइपलाइन डालने लगे, रोड खोद दिया, तो ये कोऑर्डिनेशन और 16 मिनिस्ट्रीज के बीच में, राइट, वेरी गुड राणा जी। 16 मिनिस्ट्रीज है वो आपस में इंटीग्रेट करती हैं, जस्ट बिकॉज कि कोई गड़बड़ी ना हो यार। मतलब आपने अभी पैसा लगाया, रोड बनाया, उसके बाद फिर आप उसको तोड़ के पाइपलाइन डाल रहे हो, अननेसेसरली क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा, राइट। तो ऐसी चीजें ना हो, उस पर्पज के लिए पीएम गति शक्ति स्कीम लाई है। अच्छा, अब उसके लिए भी तो ये इंपॉर्टेंट है जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि वहां पे पानी है कि नहीं है, राइट, रिसोर्सेज है कि नहीं है, तो उस अकॉर्डिंग फिर आप प्लान करो। नहीं तो पता लगे आपने पूरा रोड बना दिया, ब्रिजेस बना दिए, फिर आपको पता लग रहा है कि यार वहां पे तो बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, तो हमें उसकी खुदाई करनी पड़ेगी, दैट मीन्स कि आपने जो भी डेवलपमेंट किया उसको आपको तोड़ना पड़ गया, राइट। तो जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी आज की डेट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ये उभरती हुई टेक्नोलॉजी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, स्टडी करती है रियल अर्थ जोग्राफिक इंफॉर्मेशन। किसके उपयोग से? तो ये फैक्ट ध्यान में रखना, जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, रिमोट सेंसिंग और दूसरे ग्राउंड इंफॉर्मेशन जो भी हम लोग को देखने को मिलती है, यानी कि अलग अलग इंस्ट्रूमेंट डिवाइसेस से ग्राउंड की इंफॉर्मेशन के बारे में ये जानकारी लेती है, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी, इट कोरिलेट्स एन ऑब्जेक्ट्स पोजीशन विद इट्स ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट्स, मतलब ऑब्जेक्ट की लोकेशन पर ये फोकस करती है कि कहां पर वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है। पिन पॉइंट, जैसे अपन पिन करते हैं ना, मैप में पिन करते हैं, तो उस तरीके का काम इसका हम लोग को देखने को मिलता है। हाँ, अब देखो इसमें इकोलॉजी, टूरिज्म, मरीन साइंस, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री से लेकर डिफेंस, लॉ एनफोर्समेंट, लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्टेशन, सब चीज में जियो स्पेशल की आज की डेट में रिक्वायरमेंट है, राइट। इसको बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स उपयोग करते हैं। जब आप ऑफिसर बनोगे तो आपके पास भी ये सर्विसेज होंगी इस प्रकार की, राइट, कि कहाँ पर कौन सी लोकेशन है, मतलब जो होता है ना कि कॉन्फिडेंशियल डेटा, वो भी आपको पता लगेगा, उसी के थ्रू तो पता लगेगा, राइट, कि कहाँ पर कौन सी चीज है। तो ये सब चीजें, डेटा जो है जियो स्पेशियल सेक्टर का, उसकी अगर हम बात करें तो इंडिया का जियो स्पेशियल इकोनॉमी एक्सपेक्टेशन ये है कि 63,000 करोड़ रुपीस जो है ये क्रॉस करेगी बाय 2025, राइट। और ग्रोथ रेट इसकी 12.8% की है, और एम्प्लॉयमेंट 10 लाख से भी ज्यादा लोगों को प्रोवाइड कराएगी, राइट। तो इतना इसका पोटेंशियल हम लोग को देखने को मिल रहा है।
अब हमारा जो टॉपिक था वो था नेशनल जियो स्पेशल पॉलिसी 2022। अब इसके मेजर हाइलाइट्स की बात करते हैं। किस मिनिस्ट्री ने इसको अभी वो किया है, इशू किया है अभी जस्ट इस पॉलिसी को? क्या हो गया भाई, अभी अभी तो बढ़ाया था ना? कौन सी मिनिस्ट्री है? नेशनल जियो स्पेशल पॉलिसी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यस, वेरी गुड। पायल जी, राणा जी, शिवानी जी। साइंस एंड, देखो साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्यों है? टेक्नोलॉजी की बात हो रही है ना, सो इतना दिमागी क्यों लगाना? टेक्नोलॉजी है, जियो स्पेशल इट इज अ टेक्नोलॉजी, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग, मिनिस्ट्री। सो ये डेवलप करता है, इसका मेन एम क्या है? जियो स्पेशल पॉलिसी 2022 का। तो इट विल डेवलप जियो स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो बताएगी जियो स्पेशल लोकेशंस वगैरह को पिन आउट करवाएगी, स्किल्स डेवलप करेगी, नॉलेज प्रमोट करेगी, स्टैंडर्ड्स डेवलप होंगे, बिजनेसेस बढ़ेंगे, राइट। 14 नेशनल फंडामेंटल सेक्टोरल जियो स्पेशल डेटा थीम्स भी इसके अंदर हम लोग को देखने को मिल रही है। अलग अलग सेक्टर्स का यूज जो है वो किया जाएगा, मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, माइनिंग, फॉरेस्ट्री, तो वेरियस अलग अलग सेक्टर्स में इसका उपयोग होगा, राइट। सो जियो स्पेशल नॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर भी ये क्रिएट करेंगे। 2030 तक गवर्नमेंट जो है वो स्टैब्लिश करेगी एक इंटीग्रेटेड डेटा एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क को। इंटीग्रेटेड डेटा मतलब हर एक सेक्टर जो जियो स्पेशल डेटा पर रिसर्च कर रहा है वो ओपन रहे, वो आपस में सभी दूसरे सेक्टर के बीच में शेयर हो जाए, राइट, जिससे कि इंटीग्रेटेड एक नेटवर्क क्रिएट हो कि हर एक चीज का डेटा जो है वो इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर किया जा सके आसानी से, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है, उसके लिए डेवलप करेंगे 2030 तक, ये टारगेट है, ये टारगेट याद रखना। फिर नेशनल डिजिटल ट्विन की बात हो रही है, हाई रेजोल्यूशन टोपोग्राफिकल सर्वे और मैपिंग एज वेल एज हाई एक्यूरेसी डिजिटल एलिवेशन मॉडल पूरी कंट्री के लिए 2035 तक डेवलप करेगा। दूसरा टारगेट है 2035 में। देखो पहले टारगेट में तो इन लोग क्या कर रहे हैं, एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करेंगे कि जो भी डेटा होगा उसको आप आपस में शेयर कर सको, इंटीग्रेटेड। 2030 तक ये इनको चालू करना है। 2035 तक ये इंश्योर करना है कि जितना भी डेटा हो हाई रेजोल्यूशन को एचडी में हो। इट मींस दैट कि जैसे कि आज के डेट में आप गूगल पे देखते हो, राइट, गूगल वाले आते हैं, गूगल वाले बिजनेसेस के पास जाते हैं और बोलते हैं उनसे, अपने पास भी आए थे वो, कि आप सर मतलब जैसे कि कोई भी यहाँ से निकलेगा तो उनके पास जो है वो एक पॉपअप आ जाएगा कि आज पास में जहाँ सर अकेडमी फॉर आईएएस है, और जैसे ही वो पॉपअप पे क्लिक करेंगे तो आपका पूरा मतलब 360 वाली आपने फोटो देखी ना गूगल पे, मतलब वैसी पूरी फोटोज आ जाएंगी आपकी प्रेमाइसेस की, ये वो तो, और वो भी हाई एचडी रेजोल्यूशन। तो ये बोल रहे हैं कि इसी प्रकार का डेटा हर जगह, मतलब जो भी डेटा है, जो भी फोटोज वगैरह है या जो भी किसी भी प्रकार का डेटा वो एचडी में हो, राइट, हाई डेफिनेशन में हो, अच्छी क्वालिटी में हो, हाई रेजोल्यूशन में हो, तो उस पर मेनली ये फोकस करना है। 2035 तक ये सेकंड चीज है करनी है। फिर डिजिटल ट्विन जो है, डिजिटल ट्विन जो है ये वर्चुअल रेप्लिका है फिजिकल एसेट का, प्रोसेस और सर्विसेज का। बहुत जल्दी आ गए आज, क्या है आज? पता है, आधे से पहले ऐप खोली थी मैंने। अच्छा, तो मतलब आज बिना पढ़े टेस्ट देने वाले हो? सरेंडर है, पहले सरेंडर कर दिया मैंने। नहीं, टेस्ट देना पड़ेगा। तो सरेंडर कर दिया मैंने। बिना टेस्ट दिया अब यहाँ पे आते लोग अपनी मर्जी से, जाते मेरी मर्जी से। सर जाना मंजूर है, अपनी मर्जी से बैठो। चलो आ जाओ। सो अब देखो डिजिटल, नेशनल डिजिटल ट्विन, तो ये चीज तो हम लोग को जो है समझ आ गई कि हाई एक्यूरेसी डिजिटल एलिवेशन मॉडल पर काम जो है वो करना है पूरी कंट्री के लिए, सर्वे करना है, मैपिंग करना है अच्छे लेवल पर, यानी कि हाई क्वालिटी पे 2035 तक। तो ये देखो लिखा है ना, वर्चुअल रेप्लिका ऑफ फिजिकल एसेट। अब फिजिकल एसेट इज लाइक बिल्डिंग, तो उसकी उन्होंने रेप्लिका बना दी। आजकल 3D स्ट्रक्चर भी आता है ना, आप ऑनलाइन फोटोज वगैरह देखते हो तो यू विल गेट 3D, कि आप उसको थोड़ा सा मूव आउट करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि 3D स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। आपने देखा होगा गूगल मैप्स वगैरह में ये सर्विस भी अवेलेबल है कि आप उस पर क्लिक करते हो तो आप पूरा मतलब जैसे कि बहुत सारे इंडिया गेट वगैरह को पूरा ऐसे गोल घुमा कर जो है प्रॉपर देख सकते हो, राइट। तो वो सब चीजें। अब इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात करें तो गवर्नमेंट जो है इट विल कॉन्स्टिट्यूट अ जियो स्पेशियल डेटा प्रमोशन एंड डेवलपमेंट कमेटी, यानी कि एक कमेटी भी ये तैयार करने वाले हैं। कौन सी कमेटी? जियो स्पेशियल डेटा प्रमोशन एंड डेवलपमेंट। तो इस कमेटी का काम क्या होगा? नाम नहीं छुपा है, क्या छुपा है? डेवलप करेगी और प्रमोट करेगी, राइट। सो ये एपेक्स बॉडी यानी कि टॉप लेवल की बॉडी हम लोग को देखने को मिलेगी, जो बनाएगी, क्या बनाएगी? पॉलिसीज, गाइडलाइंस, राइट, जियो स्पेशियल डेटा से रिलेटेड स्ट्रेटेजीज तैयार करेगी, राइट, प्रमोशन एक्टिविटीज पर फोकस करेगी। तो दीज आर द पॉइंट। फंक्शंस इस कमेटी के हम लोग को क्या देखने को मिलेंगे? तो ऑब्वियसली बात है, इनोवेशन पर काम करेगी, नए नए स्टार्टअप्स को बोलेगी अच्छा इस टेक्नोलॉजी पे आप काम करिए, तो इस प्रकार की चीजें, राइट। ये प्रमोट करेगी स्टैंडर्ड्स, जो भी आवश्यकता है जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, तो स्टैंडर्ड्स पर काम करेगी कि हर एक चीज का स्टैंडर्ड होता है भाई।
जैसे कोई भी चीज देख लो आप, जैसे BIS हमारी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है, हमारी जितने भी प्रोडक्ट्स वगैरह है उसको वो करती है ना, स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड कराती है। तो ये एपेक्स लेवल की कमेटी है, ये बताएगी कि अगर आपको इमेजेस भी यूज करनी है जियो स्पेशियल की है, जो भी डेटा यूज करना है वो कितनी क्वालिटी का होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, राइट, कितनी एक्यूरेसी का होना चाहिए, सटीकता कितनी होनी चाहिए, रिलायबल कितना होना चाहिए। तो ये सब उस चीज को जो है वो सर्टिफाई करेगी। रूल्स रेगुलेशन जो है वो प्रोसीजर्स है वो बनाएगी किन के लिए, बिजनेसेस के लिए, कि बिजनेस कैसे ऑपरेट कर सकता है, ठीक है। और अगर चेयरपर्सन नहीं होंगे सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, तो वो इस कमेटी की मीटिंग को जो है वो प्रिसाइड करेंगे। तो ये चीज हमें बताई जा रही है कि यानी कि अगर इस कमेटी का कोई चेयरपर्सन नहीं होता है तो सेक्रेटरी, एक IAS ऑफिसर इस कमेटी को प्रिसाइड करेगा, हेड होगा इस कमेटी का, ठीक है। हर साल एटलीस्ट एक बार इसकी मीटिंग हम लोग को देखने को मिलेगी, ऐसा बताया गया। इसके विजन और गोल की बात करें तो इंडिया को वर्ल्ड लीडर बनाना है ग्लोबल जियो स्पेशियल स्पेस में, राइट, ठीक है। एक नेशनल फ्रेमवर्क हम लोग को क्रिएट करना है हमारी कंट्री के लिए, जैसे कि कंट्री जो है वो डिजिटल इकोनॉमी की तरफ जो है आगे बढ़ेगी, क्योंकि हर चीज डिजिटलाइज हो रही है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट किस प्रकार का भी डेटा हमारे पास अवेलेबल हो बिजनेसेस के लिए, राइट। बताया जा रहा है कि इजी अवेलेबिलिटी ऑफ वैल्यूएबल जियो स्पेशियल डेटा कलेक्टेड यूटिलाइजिंग पब्लिक फंड्स टू बिजनेसेस एंड पब्लिक, मतलब कि आप देखो आज की डेट में बिजनेसेस के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट किस प्रकार का डेटा होना चाहिए, राइट, कि बिजनेस अपने आप को टैग भी कर सके, और अगर पब्लिक की बात करें, सिटीजंस की बात करें, उनके लिए कितना इजी हो जाता है इस प्रकार से डेटा के थ्रू सर्च कर लेना अपने आसपास कौन सी चीज है, राइट। तो ये सब चीजें हमें देखने को मिली, और ये ग्रोथ करवाएगी जियो स्पेशियल इंडस्ट्री हमारी कंट्री के अंदर, ठीक है। अब मेजर चैलेंजेस हम लोग को क्या देखने को मिलते हैं, तो लैक ऑफ कमर्शियल बिजनेस, तो इसमें ज्यादा बिजनेस नहीं है कमर्शियल, क्योंकि ये बेसिकली एक सर्विस है, इट इज अ सर्विस, इट इज, आप ये नहीं कह सकते कि ये प्रॉपर ये एक बिजनेस के तौर पर हमें देखने को अभी, बट क्वाइट पॉसिबल कि आज से 10 साल के बाद, 5 साल के बाद ये हो सकता है बिजनेस, लोग इसका डेटा बेचेंगे, जैसे गूगल कर रहा है ना आज की डेट में। गूगल अपने पास आया था, गूगल ने बोला कि आप करवाइए, 9,000 रुपए साल का उसने मांगा, राइट, तो कर रहे हैं, तो ऐसे आगे चल के और भी बिजनेस इसका बढ़ेगा, तो अभी नहीं है बट हो सकता है कि आगे चल के हो। तो ये अभी के लिए मेजर चैलेंज है कि इसमें बिजनेस की अभी कमी है, कमर्शियलाइजेशन की कमी है, राइट। तो ये चीज फ्रेमवर्क नहीं है, बट अभी हाँ ये फ्रेमवर्क तैयार हो रहा है, ये पॉलिसी हम लोग तैयार कर रहे हैं, तो फ्रेमवर्क बन जाएगा। अभी प्रॉब्लम ये है कि अभी फ्रेमवर्क नहीं है कोई, बट अभी पॉलिसी जो बन रही है वो अगर इंप्लीमेंट हो जाती है तो फ्रेमवर्क रेडी हो गया अपना, तो ये कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, नेग्लिजिबल कंट्रीब्यूशन है। आप मेजर सिटीज पर ही देखेंगे, जैसे इवन जीपीएस ऑल्सो, जीपीएस पर टैगिंग होती है ना, मेजर सिटीज पर ही होती है, जिनको पता है कि टैग कैसे करना है तो वो कर लेते हैं गूगल पर, राइट। टैग गूगल मैप पर आपको पता होगा आपको कि आपको एक ऑब्जेक्ट को टैग करना रहता है कि ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है आपका, फिर गूगल वाले एक लेटर भेजते हैं उसको कंफर्म करने के लिए, राइट। आई थिंक यू आर अवेयर अबाउट दिस थिंग। अच्छा मैंने करवाया, मैं एक चीज बताता हूँ आपको, जैसे कि जैसे अपनी ये प्लेस है झांसर अकेडमी फॉर IAS, इसको अगर मुझे गूगल मैप पे डालना है मुझे वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। पहले तो लोकेशन एग्जैक्ट कौन सी है, उसमें मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, और फिर गूगल एक पोस्ट भेजती है, अपने घर पे पोस्ट आता है, और उस पोस्ट को आपको ओपन कर, मतलब उस एड्रेस पे, जिस एड्रेस पे आपको टैग करना है, तो उस पे पोस्ट आता है, आप ओपन करते हो, उस पे कोड लिखा रहता है, और वो कोड वहां पे दोगे, उसके बाद वो होगा, मतलब आपका टैग होगा। तो ये चीज अपने साथ अपने करी थी इसको टैग करते समय, तो इस प्रकार से इनकी एक्टिविटीज होती है। तो ये किस पर्पस के लिए होता है कि कोई फ्रॉड फालतू में कोई भी जगह को वो ना कर दे, कि पिन पॉइंट ना कर दे कि ये पर्टिकुलर एक प्लेस है। तो अभी अभी गूगल ने ये सब चीजें करना शुरू कर दी है, राइट। तो ऐसा कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, काफी सारे लोगों को पता नहीं है, राइट। अपन फिर भी चीजों को पढ़ रहे हैं, दैट्स व्हाई वी हैव नॉलेज, बट कॉमन मैन की बात करें तो कॉमन मैन को इतना नॉलेज होता नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये सब टेक्नोलॉजी वाली चीजें हैं, डिजिटल वाली चीजें, और आपको पता है कि ऑलरेडी हमारी कंट्री के अंदर डिजिटल इलिटरेसी बहुत ज्यादा है, डिजिटल लिटरेट लोग नहीं है ना। तो ये चीज है। फिर यही लिखा है लैक ऑफ स्किल्ड मैन पावर, तो मैन पावर की, स्किल्ड मैन पावर की भी कमी है, जिसको इस चीज के बारे में उतना इन्फॉर्मेशन नहीं, उतनी स्किल्स नहीं है, ठीक है। डेटा नहीं है, स्पेशली हाई रेजोल्यूशन का, दिस इज आल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट इशू, ठीक है। अब डेटा शेयरिंग को लेकर भी कोई भी क्लैरिटी नहीं है, अभी तो ऑलरेडी डेटा प्राइवेसी को लेकर हमारे यहाँ इशू है सबसे बड़ा, और ऊपर से ये जियो स्पेशियल का डेटा शेयर करना है, तो आप प्रोटेक्ट कैसे करोगे, सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड कराओगे, तो वो भी अगेन एक क्वेश्चन आ जाता है। तो दीज आर द चैलेंजेस, राइट। कोई भी रेडी टू यूज सोल्यूशन नहीं है, स्पेशली प्रॉब्लम्स, इंडिया की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, उसमें वही उसी चीज की बात हो रही है इनडायरेक्टली, डेटा प्राइवेसी जो बिल हम लोग को देखने को मिल रहा है, डेटा प्रोटेक्शन बिल जिसकी बात करते हैं ना। अब इसका महत्व क्या है, तो मल्टी डोमेन एप्लीकेशन, यानी कि जियो स्पेशियल एप्लीकेशन एक ऐसी जो अलग अलग सेक्टर, बहुत सारे सेक्टर में एक साथ जो है वो हेल्प कर सकती है, राइट। सिटीजन सेंट्रिक पॉलिसी जो है ये हम लोग को देखने को मिल रही है, जो कि स्ट्रेंथन करेगी, मजबूत बनाएगी जियो स्पेशियल सेक्टर को, यानी कि ये पॉलिसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के टारगेट्स को फुलफिल करने पर हेल्प करेगी, आत्मनिर्भर इंडिया को आत्मनिर्भर बनाएगी, हमारे पास खुद का जियो स्पेशियल डेटा होगा, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। स्टार्टअप्स को प्रमोट करेगी, आज की डेट में बहुत सारे स्टार्टअप्स इसी
टेक्नोलॉजी की फील्ड से हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो उनको हेल्प मिलेगी काफी ज्यादा। अब करना क्या चाहिए, तो डीरेगुलेशन, मतलब इंडिया को जियो स्पेशल डेटा पॉलिसी को डीरेगुलेट करना चाहिए। डीरेगुलेट मतलब थोड़ी सी छूट देनी चाहिए, एग्जैक्टली राइट, रिलैक्सेशन जो है वो देना चाहिए, कि जिससे कि कंपनीज अपने पास डेटा शेयर भी कर सके और स्टोर भी कर सके और क्रिएट भी कर सके। बट हाँ, डीरेगुलेशन का मतलब नहीं कि कंप्लीट डीरेगुलेशन, राइट, थोड़ा सा मतलब रिलैक्स करो रेगुलेशन को, दैट डजंट मीन कि पूरी छूट दे दो, राइट। तो ये सब चीजें, लेंदी अप्रूवल्स जो होते हैं उसको रिमूव करो, राइट, मेड इन इंडिया सॉल्यूशंस जो है वो लेकर आओ, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर काम करो कि इजीली कंपनीज वगैरह जो है वो इस पर काम कर सके। तो इंडिया के कुछ इनिशिएटिव्स हैं जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जैसे कि स्वामित्व स्कीम। अच्छा, आपको पता होगा कि गांव वगैरह में कोई भी जैसे जमीन वगैरह होती है, राइट, तो उसका बिल्कुल एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट्स नहीं होते कि आपका कितनी जमीन जो है वो आपके पास है, एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट नहीं होते काफी सारी जगह पर। अब ये सरकार ने करना शुरू कर दिया इसी के थ्रू, स्वामित्व स्कीम के थ्रू। इसमें क्या होता है कि लोगों के प्लॉट्स वगैरह जो होते हैं, लोगों की फार्म्स वगैरह जो होते हैं, उसकी मैपिंग की जाती है, उसका सर्वे किया जाता है, और उनको एक टिकट, मतलब कि उनको एक आप बोलते हो कि सर्टिफाइड पेपर जो है प्रोवाइड करा दिया जाता है कि ये आपकी लैंड है, ये आपकी जमीन है। तो इस प्रकार की स्कीमें हम लोग को देखने को मिलती है, ठीक है। फिर साउथ एशिया सैटेलाइट्स हैं, तो ये मेनली फोकस कर रही है इंडिया के नेबर जो है उनके साथ कनेक्शन बिल्डअप करने का वाया सैटेलाइट। सैटेलाइट का भी तो ये काम होता है ना, जियो स्पेशल इन्फॉर्मेशन को निकालना। फिर ड्रोन सेक्टर, तो इससे ड्रोन सेक्टर को काफी हेल्प मिलती है, क्योंकि आपको पता है ना कि ड्रोन को भी रेगुलेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ड्रोन कहाँ पर उड़ रहा है, कहाँ पर नहीं उड़ रहा है, तो आपको उसकी एक्जैक्ट लोकेशन पता होनी चाहिए। कैसे पता लगेगी? जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी के थ्रू, राइट, ठीक है। रियल टाइम डिजिटल पेमेंट में भी हम लोग को देखने को रही सरकार की कुछ इनिशिएटिव, देखो पीएम गति शक्ति, मैंने आपको बताया था जिस चीज के बारे में, ठीक है। फिर एक डिजिटल ओशन प्लेटफॉर्म भी हम लोग को देखने को मिलता है, ये भी जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है ओशियंस के लिए, कि ओशन में मरीन रिसोर्सेज कहाँ पर है, कौन से है, राइट। जैसे कि रेयर अर्थ मिनरल्स के बारे में आपको पता होगा, राइट। नाम तो है कि रेयर अर्थ मिनरल्स, बट वो एक्चुअली में रेयर नहीं है, वो बहुत ज्यादा मात्रा में। रेयर उनको क्यों बोला जाता है? नहीं, रेयर कमी नहीं है, बहुत मात्रा में। नहीं, वो भी नहीं, मिलते बहुत है, समुद्र के नीचे जाओगे पड़े रहेंगे, उठा के लेके आना है। बट उसका यू प्रोसेसिंग उसकी कैसे करनी है, उसकी टेक्नोलॉजी नहीं है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट रेयर अर्थ, बिकॉज उसकी स्पेशल एरिया पे नहीं मिलते महंगी। प्रोसेसिंग भूल गए हो, इतनी बार पढ़ा है रेयर अर्थ मिनरल्स। प्रोसेसिंग रशिया के पास, चाइना के पास, इनके पास प्रोसेसिंग यूनिट है। भाई आपके पास मिनरल अगर आ जाएगा, आपको उसको यूज ही नहीं करना आ रहा है, आपके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि इसको अपन इन यूज जो है वो कैसे लेकर आए, तो दैट मीन्स कि आपके लिए वो रेयर ही है, काम का नहीं है ना। तो दैट्स व्हाई, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब एक क्वेश्चन है, एक आर्टिकल एक आया है कि सिंगल सिगरेट्स जो मार्केट में बिकती हैं, कि जाते हैं मतलब पान वाले भैया के पास या इधर उधर दुकान पे, कि भैया एक अल्ट्रा माइल देना, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये सिंगल सिगरेट जो है, तो इसको बैन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बताओ। सिंगल सिगरेट बैन करने से क्या मिलेगा? पूरा डब्बा बैन है तो बहुत होती है। अच्छा, फिर इलीगल, वैसे तो गांजा भी बैंड है, फिर भी तो बिक रहा है ना। वो तो पंजाब में है। देखा, ऑनलाइन जाएगा लेक्चर ये। टैक्सेस तो बहुत लगता है इसमें, 50%। ज्यादा एक्सपेंसिव सिंगल रहती है। ज्यादा एक्सपेंसिव? अच्छा, आपको कैसे पता ये वाली बात? अरे सर, वैसे नॉर्मल घर में बातचीत चलती रहती है ना। अच्छा, मैंने पापा स्मोक करते थे, ऐसे पता है। अच्छा, कि डब्बा 165 का मेरे यार डब्बे की रेट नहीं पता, मुझे तो पता है सिंगल ज्यादा महंगी आती है। 18 रुपए की सिंग कितनी महंगी आती है? मुझे पता नहीं, कभी ट्राई नहीं करा। सब बैंड नहीं है, देखो आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो क्या जी? हाँ, एक सिगरेट डब्बे से महंगी आती है ना, मतलब डब्बे मतलब इन द सेंस कि टोटल डब्बे से महंगी आती है, वो तो एक ठीक ठीक है, छोड़ो। बट आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो, एक आर्टिकल आ रहा है कि बैन द सेल ऑफ सिंगल सिगरेट्स, सो डू यू एग्री विद दैट और नॉट? बंद कर दें? सर जीडीपी को इकोनॉमिक्स वाले उसमें देखें। हाँ, देखो। सर जीडीपी वो इंक्रीज भी तो हो रही है उससे, किससे? सिंगल सिगरेट से। दैट उससे कितना पैसा आता है गवर्नमेंट की, तो पहले पहले से क्या वो ऐसे तो सिगरेट के डब्बे में लिखा आता है कि वो कैंसर वाले मुंह बना आता है, फिर भी पीते तो सब लोग हैं ना। नहीं, देखो मैं आपको इसके ऐसा जो आंसर क्वेश्चंस होते हैं ना, तो उसके 2-3 पॉइंट्स आपको मेंशन करना है। देखो, एक पॉइंट तो ये कि आप अगर सिंगल सिगरेट्स को बैन भी कर दोगे तो भी सोल्यूशन निकलेगा नहीं, राइट। अब उससे और भी चीजें खराब हो सकती है। कैसे खराब हो सकती है? कि द पॉइंट इज कि एक बंदा जो जाके सिंगल सिगरेट लेता था वो पैकेट लेगा, ठीक है, लेट्स सपोज,
वी आर कंसिडरिंग कि एक व्यक्ति पैकेट जाके ले रहा है और वो व्यक्ति जो है वो मतलब अपने घर में छुपा सकता है उस पैकेट को, या कहीं अपनी गाड़ी वाड़ी में छुपा सकता है, राइट? नहीं, सुनो मेरी बात सुनो, मैं अब सिचुएशन को समझो। तो ये व्यक्ति जो होगा, ये जब एक पैकेट परचेज करेगा तो अभी वो जाकर एक सिंगल सिगरेट पी लेता था, राइट? अब वो पैकेट जब उसके हाथ में होगा तो 2-2 3 दिन छुट्टा मारेगा, है ना? तो उसका और भी कंजम्पशन जो है वो हाई हो जाएगा, राइट? तो ये एक पॉइंट है, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। अब एक पॉजिटिव पॉइंट जो है वो बैन क्यों कर देना चाहिए? अभी तो हमने बात करी कि बैन करने के नेगेटिव इफेक्ट, अब पॉजिटिव इफेक्ट की बात करते हैं। तो बैन करने का पॉजिटिव इफेक्ट ये है कि यूथ जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, अब उनके पास ऑप्शन नहीं बचेगा। एंड थर्ड, एक और नेगेटिव, आप कुछ भी कर लो, पैन इंडिया में कैसे इंप्लीमेंट करोगे? अब हर एक ऑफिसर को गुमटी में थोड़ा देखोगे आ जाके कि वो बेच रहा है कि नहीं बेच रहा। अच्छा, एक फोर्थ ऑप्शन और कि अब जो कुछ लोग होते हैं जिनकी एक रेगुलर शॉप होती है, वहीं से आकर वो सुट्टा खरीदते हैं या मारते हैं, है ना? तो वहां पर जब वो जाएंगे तो ऑब्वियस बात है, बोलेंगे चल पैकेट रख ले भाई मेरे नाम से, तो पर्ची लगी रहेगी उसके नाम की, भाई आ जाओ ले लो, पैसे एक बार में दे लो, ले लो। तो वो कैसे रेगुलेट करोगे? दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट इशू। रेगुलेशन इज द बिग इशू। सिर्फ कहने से नहीं होगा, कहने को तो गांजा भी बैंड है, पर फिर भी तो दिखता है मार्केट में। मार्केट में नहीं, ओपनली तो नहीं बिकता ऑब्वियसली, बट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ एंड माइंड। सो रिसेंटली पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन हेल्थ एंड, हाँ बोल रहे हो ये चीज? हाँ मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, तो मतलब वो जो आपने लगाया था स्टेटस उसका, कौन सा? वो 31st नाइट और 1st जनवरी वाला। अच्छा, 31st नाइट और 1st जनवरी। अच्छा, मम्मी ने भेजा था वो मुझे। नहीं नहीं, अभी तो बिल्कुल भी नहीं। मतलब आप लोग की तैयारी के दौरान तो ये सब चीजें, इंटॉक्सिकेंट्स बहुत बेकार है। थोड़ी देर के लिए रिलैक्सेशन लगता है, बट लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बेकार है, हेल्थ के लिए तो है ही। चलो एनीवेज, सो रिसेंटली पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसकी रिपोर्ट आई थी ऑन कैंसर मैनेजमेंट, प्रिवेंशन एंड डायग्नोसिस को लेकर। तो उन्होंने रिकमेंड किया कि सिंगल स्टिक जो है सिगरेट्स की, उसको बैन कर दो, राइट? सो ऑब्जेक्टिव इस रिपोर्ट का जो है वो क्या हम लोग को देखने को मिल रहा है कि एक तो कंजम्पशन के ऊपर रोक लगानी है कि लोग कम से कम कंज्यूम करें, राइट? एज वेल एज टोबैको प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी या एक्सेसिबिलिटी है उसको रोक लगानी, एक्सेसिबिलिटी कि एक्सेस नहीं होना चाहिए लोगों तक। So tobacco consumed in different ways for accounts of nearly 50% of all cancers. तो 50% सभी cancers tobacco के कारण होते हैं, and collectively referred to as tobacco-related cancer, right? So we know about it and which can be prevented. Prevented कैसे prevent होता है? And बहुत easy question पूछा है, tobacco-related cancer कैसे prevent होता है? tobacco नहीं लेने से। इसमें इतना सोचने की क्या बात है यार? पर जो हो चुका है वो थोड़ा ना उससे नहीं होता तो है। प्रिवेंट क्या होता है? दिमाग में से मतलब क्यों तो वही। सो नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017, तो उसको पॉइंट करते हुए ये चीज यहाँ पर बताई जा रही है कि फॉर अ रिलेटिव रिडक्शन इन करंट टोबैको यूज बाय 30% इन 2025, इट वाज सजेस्टेड दैट इट इज imperative that the government take effective measure to contain the सेल ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स। तो टोबैको प्रोडक्ट्स की सेल को जो है आपको बंद करनी पड़ेगी अगर ये टारगेट को आपको अचीव करना है तो, या 30% टोबैको की जो रेट हम लोग को, उपयोग जो हम लोग को देखने को मिल रहा है उसको रिड्यूस करने दो बाय 2025। इंडिया के पास लोएस्ट प्राइस टोबैको और टोबैको प्रोडक्ट्स के देखने को मिलते हैं, और देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट टू इंक्रीज टैक्सेस ऑन देम, ऑलरेडी बढ़े हुए टैक्सेस, ठीक है? ओरल कैंसर सबसे ज्यादा हम लोग को देखने को मिलता है, देख रहे हैं लोग गुटखा फंसाते हैं और यही अलग हो जाता है उनका, बहुत सारी चीजें, ठीक है? इन इंडिया मोर देन 80% ऑफ टोबैको कंजम्पशन इज इन द फॉर्म ऑफ च्यूइंग टोबैको। वो बोलते ना कि किसी की बात, वो बोलते ना कि एक जो गुटखा खाने वाला व्यक्ति होता है वो गुटखा तभी थूकता है जब गुटखे से ज्यादा सामने वाले की वो हो, नहीं तो वो लोग मुंह करके बात नहीं करते हैं, हाँ भैया हूँ, बताओ बताओ, बहुत कॉमेडी होता है यार। देखो एग्रेसिवली माउथ फ्रेशनर के तौर पर इनको प्रमोट जो है वो किया जाता है कि माउथ फ्रेशनर है, रजनीगंधा, दाने दाने में केसर का स्वाद, है ना, ऐसा कुछ वो करते हैं लोग प्रमोशन। तो जुआ केसरी है, जुआ केसरी, शाहरुख खान भी आ गया था, जुआ केसरी। इन सब एड को बोलते हैं सरोगेट, सरोगेट एड्स बोलते हैं इनको, एडवर्टीजमेंट। ये जो एड्स होते हैं ना कि जैसे एक वो नहीं चलता, मेंस विल बी
मेंस ऐसा करके कुछ है ना, Men will be men. मैन विल बी मैन है ना, मैन विल बी मैन। वो इंपीरियल ब्लू की सीडी बचती रहती है। अब कौन सीडी खरीदता है आज की डेट में? इंपीरियल ब्लू, उसका ब्रांड है विस्की का, राइट? तो विस्की बेचते हैं सीडी दिखा के, क्योंकि वो, अब देखो एक एड क्या होता है कि व्यक्ति की आंखों के सामने से बार बार निकलना चाहिए। जैसे होता है अब जो शराबी है उसकी आंखों के सामने से जैसे ही वो इंपीरियल ब्लू निकलेगा वो दौड़ लगाएगा शराब की दुकान पे। क्यों होता है? ऐसे भी शराबी होते हैं यार। मेरा एक दोस्त शराबी था, वो मैं मतलब कॉलेज से वापस जब घर की तरफ जाते थे तो लिटरली वो वाइन शॉप को ऐसे बाहर मुंडी निकाल के कार से देखता था। मैंने कहा क्या कर रहा है? बोलता यार प्लीज रोक गाड़ी। बोला इतने इमोशन में रहता था वो कि अभी उतर के पीना है उसको। मैंने कहा बाप रे। एनीवेज, होते हैं बहुत शौकीन लोग, बट इतना भी नहीं भाई कि घर परिवार बर्बाद हो जाए। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो टोबैको कंजम्पशन के क्या है, तो यू नो अबाउट इट, कि हेल्थ पर इसका इफेक्ट हम लोग को देखने को मिलता है। हार्ट डिजीज होती है, राइट? फर्टिलिटी और रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हम लोग को देखने को मिलती है। कैंसर का रिस्क होता है सबसे ज्यादा। स्मोकर 40 to 50% हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग सीवियर डिजीज डेथ। 40-50% स्मोकर्स मतलब कोविड-19 के कारण मर सकते हैं। सो पैसिव स्मोकिंग पता है क्या होती है? सबसे ज्यादा डेंजरस होती है। अगर आपके आसपास कोई स्मोकर है एंड इफ यू आर अ नॉन स्मोकर, तो जितना उसको प्रॉब्लम नहीं होगी उससे ज्यादा साइड वाले को हो जाएगी। ये होती है पैसिव स्मोकिंग। मतलब होता है ना कि कोई स्मोक कर रहा है, साइड में कोई बैठा हुआ है, तो वो स्मोकर को कभी नहीं करना चाहिए कि साइड में कोई है और कोई नहीं कर रहा है, दूर चले जाओ यार। अपना खुद का ख्याल नहीं रखा, दूसरा का तो रखो। आई टेक केयर ऑफ इट। So according to World Health Organization, 600 million trees are chopped down annually. तो सिगरेट्स को बनाने के लिए 600 मिलियन पेड़ जो है वो काटे जाते हैं। 84 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन जो है वो रिलीज होता है एटमॉस्फेयर के अंदर। एंड 22 बिलियन लीटर्स ऑफ वाटर आर यूज टू मेक सिगरेट्स। ठीक है, तो कैसे आप कंट्रोल करोगे यार? यू आर एन ऑफिसर, कैसे कंट्रोल करोगे इशू को? गुटखे के इशू को तो अभी बहुत सारी गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया भी है, बट वैसे मैंने देखा है गुटखा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में ही ज्यादा है। बाकी दूसरी जगह पर ऐसे लोग कुछ कुछ नहीं करते हैं। अपने यहाँ पर ज्यादा रहता है। बिहार साइड भी है थोड़े बहुत, बट यूपी में और एमपी में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। कैसे कंट्रोल करोगे इस इशू को? फाइन। फाइन इज द बिगेस्ट थिंग जिससे हो सकता है। अब अगर कोई सिगरेट पी रहा है ओपन पब्लिक प्लेस में, उसको पकड़ के दे 1000 रुपए, तो नेक्स्ट टाइम वो पब्लिक प्लेस में नहीं पिएगा। वो पीने से पहले सोचेगा, डरेगा। बट अपने यहाँ प्रॉब्लम ये है ना पुलिस वालों के साथ, नहीं पुलिस वाले बोलते हैं 1000 नहीं 100 रुपए दे दो, दे दे वो, चलो छोड़ो। वो एक कॉमेडियन का मैं कोई देख रहा था कि पुलिस वाले ही हमारे सच्चे दोस्त हैं, वरना गवर्नमेंट तो हमसे 1000 रुपए लूटती है, बीच में वो हमसे 100 रुपए में मांड वाली जो है वो कर लेते हैं। नहीं, फाइन ऑलरेडी है बट उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा ना। फाइन भी करो तो खतरनाक फाइन करो भाई। अभी आप मुझे एक चीज बताओ कि अभी आज की डेट में सीट बेल्ट और हेलमेट पर फाइन बहुत ज्यादा है, तो पुलिस को देख के फटाक से लोग हेलमेट पहन लेते हैं। अभी बीच में नहीं हो गया था इतना इतना फाइन कि आप गाड़ी छोड़ दो, गाड़ी से ज्यादा तो आपका फाइन था, है ना? वो वाली चीज है। तो आप सोचो, अब एक इंसान को जब एक बार फाइन पड़ता है ना, तो दूसरी बार वो कभी वो गलती करता ही नहीं है, क्योंकि पैसे से बड़ी चीज कुछ नहीं है इंसान की लाइफ में। तो वो सोचता है कि अरे बाप रे अभी फाइन पड़ा है, चलो छोड़ो। अब हाँ, जिसके पास पैसा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बोले 1000 नहीं अगली बार के भी काट ले 2000 आगे आगे पी लेता हूँ। तो होते हैं यार ऐसे भी बदतमीज लोग होते हैं कि वो हटना नहीं है उनको तो पीना ही है। पीना फाइन लगेगा, हाँ बताओ कितना लगेगा लो। तो बट ऑब्वियस बात है कि ज्यादा मात्रा में लोग ऐसे नहीं है, ज्यादा मात्रा में लोगों की इफेक्ट होता है। एक बार इफेक्ट होगा डरेंगे। अब देखो दुबई में जाओ ना, दुबई में जाओगे यू विल फाइंड सर्कल्स कि जगह जगह पर थोड़ी थोड़ी दूर में एक सर्कल्स बने हुए हैं कि पीना है तो इसी के अंदर पीना है। सर्कल के बाहर पियोगे तो बैंड बच जाएगी तुम्हारी 1 सेकंड में। तो उतना स्ट्रिक्ट कानून लेकर आओ, उतनी स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव फोर्स लेकर आओ, तब जाकर तो काम बनेगा ना। एनीवेज, तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। अब देखो सिगरेट बट्स जो है, जैसे ई सिगरेट वेस्ट की अगर हम बात करें, इट कैनॉट बायोडिग्रेड इवन अंडर द सीवियर कंडीशन अनलाइक सिगरेट, राइट? तो ई सिगरेट तो और भी ज्यादा डेंजरस। ई सिगरेट तो बैन हो गई है, अब उस पर बैन लगा दी है, बट ऑब्वियसली बात अभी भी मिलती रहती है। जो मिलती है बहुत। आपको कैसे होता है? अच्छा अच्छा, बड़ा नॉलेज है। तो मिलती है। हाँ, जैसे होके हाँ ई सिगरेट
नहीं नहीं, हुक्का लगे यार, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट होता है, चार्ज करके धुआं मारते रहो। अरे कोई काम की नहीं होती, कोई काम की नहीं होती, बेकार। अरे आजकल तो वेपिंग, वेपिंग एक नया चलने लगा है। मैं जानवा भी बैठा था तो वहां पर एक मतलब बढ़िया इलेक्ट्रॉनिक वाली बढ़िया चीज लगी, मतलब वो बैठे हुए 3-4 लोग मस्त वेपिंग कर रहे हैं। हाँ इतना बड़ा कुछ रहता है। नहीं नहीं, वो तो एक अलग है, पाइप तो हुक्का रहता है ना। नहीं सर, इतने बड़े बड़े आता है, बहुत वो ब्रॉड ब्रॉड से आते अच्छा हैं। ऐसा भी होने लगा, सही सही बता। अच्छा सर मुझे कुछ नहीं। नहीं होता, वो फोकट दिखावे के लिए होते हैं। हाँ वो लाइक वो जो रील्स वगैरह निकालते हैं ना, जो यूट्यूबर्स रहते हैं, हाँ, बस वो उन्हीं के लिए रहते हैं केवल, बाकी नशा नहीं होता। कुछ नहीं होता। कैसे पता ये बात? रिसर्च है सर, रिसर्च करी थी जमीन में बहुत। अच्छा, पीएचडी, हाँ। चलो अब मत करना, अभी करना तो यार कहाँ ये सब ई सिगरेट वी सिगरेट, सिगार लेके बैठना बिल्कुल एकदम सिलेक्शन हो जाए, उसके बाद हाथ में सिगार फंसी होनी चाहिए। ऐसा क्या? देखना ये लेक्चर ऑनलाइन चले आया, किसी ने ये वाली चीज क्लिप काट दी, बोले लो आइए इसके बाद सिगार पिलाना सिखा रहा है ये लोग। भाई, करो जो करना है, बट अपनी सोसाइटी का बस ध्यान में रख के करना है, और अपनी फैमिली का। करते बहुत सारे लोग हैं, बताता कोई नहीं है। देखो देखो ये भी है नेगेटिव सोशल कॉन्सिक्वेंसेस, होता है ना यार। अब कोई सिगरेट पी रहा है, अब कोई पहचान वाला, जैसे कि कोई, जैसे मैं अपना एक बचपन का इंसिडेंट, बहुत पुराना इंसिडेंस बताता हूँ। एक बार मैं और मेरा कजिन नया नया हमने एक बार किया कि एकदम चलो यार करते हैं। अब हुआ ये, मैं था आई थिंक 7th या 8th क्लास में उस समय। मेरा कजिन और मैं बिल्कुल एकदम, एक बार क्या हुआ, मेरे कजिन ने वो सौंफ नहीं होता सौंफ, तो उसको भरा पेपर में और वो जला के एकदम धुआं निकाला। अरे मेरे को ये क्या कर रहा है, और घर के अंदर की बात है ये। उसने बोला, मेरा घर पर आया मोनू, मतलब मोनू ऐसा लगा, खींचा धुआं निकला। अरे मैं एक्साइट, मेरे को ये तो अपन घर में भी कर सकते हैं। फिर ऐसी हम लोग ने एक प्लान बनाया, मतलब एक बार ट्राई करते हैं चलो। मेरी किस्मत उसी दिन ऐसी खराब थी कि मेरे घर के सामने एक रहते थे अंकल, वो सामने से चलते हुए आ रहे थे। अब यार वो तो बचपन वाला दिमाग, वो तो ठीक है, अब मैं तो थोड़ा था ही हरकती। अब मैंने कहा उल्टा सीधा मुंह ऐसे करके बना लिया, मुझे लगा ये मुझे पहचान नहीं पाएंगे लगता है। तो वो एक एक्सपीरियंस तो होता है सोशल कि अरे वो सब पे घर आपका जाके अंकल का रिएक्शन था, क्या। जब पापा को पता चली नहीं, पापा को उन अंकल के थ्रू पता नहीं लगा। एक्चुअली क्या हुआ कि जब मैं थोड़ा आगे निकल गया इन सब एक्टिविटीज में ज्यादा, तो अपन बिल्कुल अपन सोचते थे कि कुछ नहीं, कोई नहीं देखता अपन को। तो अब मुझे थोड़ा ना पता, पापा पूरे मार्केट में सबको जानते हैं, मैं बिट्ठन मार्केट में मस्त होता हुआ जा रहा हूँ, और मैं बिल्कुल फ्री घूमता था, मैं कहीं झुकना उकना नहीं। मैंने सोचा कि छोड़ा यार, किसको थोड़ा पता लग रहा है, पापा तो बेचारे काम वाम करते रहते हैं, वो थोड़ा आएंगे। बस पहुंच गई खबर एक बार, पापा ने बोला कौन सा ब्रांड, बस मैंने कहा, हो गया भैया अपना। और बोलते कौन सा, गोल्ड फ्लेक लेके आना है, क्या लेके आना है। अंदर से मन कर रहा था कि उस समय रेगुलर पीता था, क्लासिक रेगुलर, बट नहीं, क्योंकि मेरे फादर नहीं ना स्मोक करते हैं, ना ड्रिंक करते हैं, ना पान तक नहीं खाते वो तो यार, और मैंने कोई चीज छोड़ी नहीं। नेगेटिव सोशल कॉन्सिक्वेंस होता है ना यार, सोशल कॉन्सिक्वेंसेस जैसे लाइक कि अगर कोई शराबी है, ठीक है, अब कोई शराबी है, अगर उसके आसपास अगर कोई खड़ा भी रहता है, या इवन चलो कोई शराबी नहीं भी है, वो शराब की दुकान पे खड़ा हुआ है, और वो आपका लड़का तो शराब की, वो आप मतलब उन फैमिली को नहीं बोलेंगे, वो पहले पूरे मोहल्ले को बोलेंगे, अरे हमने तो उसको देखा शराब की दुकान के बाहर बाल्टी खरीद रहा था। कोई बोले ना इस प्रकार से, तो उल्टा ही चलो सोसाइटी में। आप लोग ब्यूरोक्रेट्स, आपके लिए ये कहानी है ही नहीं। आपको कोई बोले ना ऐसा, आप भले या सही हो, इफ यू आर राइट, बोला करो बाल्टी खरीदने गया था शराब की, रोज रात में लगती है। सोसाइटी का लोड नहीं लेना है दिमाग में, क्योंकि जो इंसान सोसाइटी का लोड लेता है वो डिप्रेस हो जाता है, क्योंकि सोसाइटी बहुत लोड देती है यार अननेसेसरली। कि अरे आपके घर पे आ जाएंगे, उनको अगर पता है कि आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, अरे वो हमारे तो पहचान के थे, उन्होंने आईएएस निकाल दिया पहले अटेम्प्ट में, तो तुम्हारा लड़का क्या कर रहा है फिर, बोलो उनसे, वो क्यों नहीं निकाल पा रहा, उसको देखा था मैंने पान के ठेले पे, थोड़ा नशे में लग रहा था, संभालो। उल्टा बोल दो उनको, फिर खुद उनके वो हो जाएगी, करे ये क्या बात हो रही है। सोसाइटी। फाइनेंशियल बर्डन हम लोग को देखने को मिलता है बहुत ज्यादा। स्मोकिंग तो नहीं, स्मोकिंग भी करती है वैसे तो काफी सारे लोगों को, बट लिकर बहुत ज्यादा करती है फाइनेंशियल बर्डन। स्मोकिंग में मेडिकल कॉस्ट वगैरह, रेस्पिरेटरी इश्यूज इसको हो जाता है, जिसके घर में फैमिली में कितना पैसा आता है हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स के अंदर। एक
जॉन अब्राहम की एक मूवी है, क्या नाम है उसका, स्मोकिंग के ऊपर ही है, स्मोकिंग ही शायद, नो स्मोकिंग उस मूवी का नाम है, बढ़िया मूवी है वो। उसमें जब जब वो सिगरेट पीता है उसके साथ बुरा बुरा होने लगता है, मतलब एक है कोई भूत टाइप का एंगल दिखाना हुआ है कि उसकी उंगली उंगली काट देते हैं वो लोग जब आपको स्मोकिंग नहीं करना। 5-6 दिन तक नहीं करी थी मैं डर के मारे मूवी देख के। वैसे ही मुझे उंगली से डर लगता है, और बताया था ना वो एक फोबिया है मुझे, कोई मेरी उंगली ना काट ले। सो इन्वॉल्वमेंट ऑफ चाइल्ड लेबर एंड फार्मर्स एक्सप्लॉइटेशन। टोबैको इंडस्ट्री में तो आपको ऑलरेडी पता है, टोबैको इंडस्ट्री फार्मर्स को भी एक्सप्लॉइट करती है कि उगाओ तंबाकू। और बच्चे बच्चे इस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा आपको जो है वो नजर आते हैं। गुटखा वुटखा के पैकेट अगर आप देखो तो वो पैकेट बनाने वाले जो नॉर्मल लोकल पैकेट्स नहीं होते गुटखा इनऑल के, उसको उसको पीसना और वो सब चीजें करना, तो उसमें बच्चे छोटे छोटे बच्चों को इन्वॉल्व किया जाता है। आप सोचो उनकी हेल्थ। हाँ होती है तो मतलब ऐसा होता है ना, घर के अंदर में वो दे दिया जाता है कि आप घर के अंदर बैठ के बनाओ। हाँ किए रहता है ना। हाँ नहीं पर देखो, देयर इज डिफरेंस बिटवीन चिल्ड्रंस एंड फीमेल और मेल अडल्ट, उनके बीच में डिफरेंस है ना। लेबर, अब चाइल्ड लेबर तो दिक्कत वाली कहानी है ना, वो छोटा बच्चा, उसके ब्रेन का डेवलपमेंट ही नहीं है। स्मोकिंग तो है बहुत खतरनाक चीज है, और बोलते हैं लिकर से ज्यादा खतरनाक है, काफी ज्यादा। सो ग्लोबल रिडक्शन एफर्ट्स, तो पूरे दुनिया भर में क्या क्या एफर्ट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो डायरेक्टर जनरल का स्पेशल रिकॉग्नाइजेशन अवार्ड है हर साल, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज करती है इंडिविजुअल्स को, ऑर्गेनाइजेशंस को, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रीजन्स के, कि उन्होंने मतलब अपने एरिया में टोबैको कंट्रोल को जो है वो कर लिया, टोबैको कंट्रोल कर लिया। और इंडियन यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन, इनको इट हैज बीन कन्फर्ड द अवार्ड फॉर हिज एफर्ट टू कंट्रोल द टोबैको कंजम्पशन इन इंडिया। तो इनको, हमारे मिनिस्टर को भी अवार्ड मिला है। बट मुझे नहीं लगता कि अच्छा इसके लिए किया इन्होंने कि ई सिगरेट्स को बैन करने के लिए। ई सिगरेट्स और ज्यादा हार्मफुल होती है क्योंकि वो वेपराइज फॉर्म में होती है, और वेपर जब बॉडी के अंदर जो है वो जाता है तो और डैमेज जो है वो करता है। इसमें केमिकल्स वगैरह भी होता है आई थिंक काफी कुछ। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी एक फ्रेमवर्क हम लोग को देखने को मिलता है टोबैको कंट्रोल से रिलेटेड। ठीक है, ये हेल्प करता है कंट्रीज को कि वो इम्प्लीमेंट करें इस प्रकार के फ्रेमवर्क को। और इसने इंट्रोड्यूस किया एम पावर टेक्निकल पैकेज, ये सपोर्ट करने के लिए कि आप स्ट्रेटजीज बनाओ कि किस प्रकार से आप, जैसे कि टोबैको के ऊपर टैक्सेस रेज कर दो, स्मोक फ्री एनवायरमेंट्स क्रिएट करो, राइट, हेल्प ऑफर करो सिगरेट को क्विट करने के लिए। अब होता है लोगों के अलग अलग बहाने भी होते हैं कि टेंशन हो रही है तो सिगरेट लगेगी, है ना, टेंशन नहीं हो रही, फोकट बैठे हैं तो सिगरेट लगेगी, राइट, बहुत सारी चीजें होती है लोगों की। अब कल मैं गया हुआ था महाकाल दर्शन करने के लिए, तो हमारे साथ एक परिचित थे अपने पहचान के। तो पहले तो मतलब बात ये हो रही थी कि मतलब ऐसा था, उनका लिकर को लेकर था, एक बड़ा बढ़िया चीज उनने बोली थी, मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्ट मुझे वो लाइन मीनिंग, मतलब थोड़ा सा वो चेंज करके बताऊंगा, बट मजेदार चीज बोली थी उन्होंने। वो बोल रहे थे कि पहले हम लोग जा रहे थे, अब उनको पीनी थी, मतलब बहुत तेज। तो उनने बोला था कि यार मतलब भीड़ बहुत ज्यादा थी, कल तो फर्स्ट था तो बहुत ज्यादा भीड़। तो बोल रहे थे कि अरे यार इतना थकान हो गई मुझे कि पीनी पड़ेगी, मतलब ऐसे, मतलब बहाना देखो, मतलब कि इतनी थकान हो गई कि पीनी पड़ेगी। तो फिर जैसे ही निकले फिर बोलते कि अरे अब थोड़ा थकान रिलीज हो रही है। तो फिर उनकी जो गर्लफ्रेंड थी उन्होंने बोला कि अच्छा अब तो थकान रिलीज हो गई, अब तो नहीं पीनी पड़ेगी। अरे दर्शन करके मजा आ गया, मजे में पीनी पड़ेगी मुझे। अरे यार एक नंबर लोग होते हैं यार, पियक्कड़ के अलग अलग बहाने होते हैं, मजा आ जाता है उनके बहाने सुन के भी। फिर एक ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे, तो ये एक सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड स्कूल बेस्ड सर्वे हम लोग को स्टूडेंट्स का देखने को मिलता है, जो कि 13 टू 15 ईयर्स के हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। एंड टू एनहेंस द कैपेसिटी ऑफ कंट्री टू मॉनिटर टोबैको यूज अमंग द यूथ। तो अच्छा, क्योंकि यही उम्र हम लोग को बोलते हैं ना सुधरने और बिगड़ने की, यही उम्र जो है वो देखने को मिलती है। सभी उम्र ऐसा कुछ नहीं है, कहते हैं बस, ये फालतू बात है, यहाँ बोल रहे हो कि हाँ यही उम्र है। इंसान बिगड़ भी जाता है बाद में भी और सुधर भी जाता है बाद में भी, फालतू चीजें हैं। कोई उम्र होती है क्या सुधरने बिगड़ने की? अब नहीं बोल रहे हो? अभी बोल रहे थे यही उम्र होती है, हाँ यही उम्र होती है सुधरने बिगड़ने की। इस एज में तो माइंड बहुत ज्यादा अच्छे से हो जाता है। क्या अच्छे से हो जाता है? इस एज के अंदर अगर पेरेंट्स के लिए बोलते अब हमारे एक पेरेंट्स एक सच बताऊं, प्रैक्टिकल चीज, आपकी क्लास में जो सबसे ज्यादा पढ़ने वाले बहुत ही होनहार लोग होंगे, राइट, जो नए नए कॉलेज में गए होंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज में,
तो सबसे ज्यादा दारू पीने वाले भी वो निकल जाते हैं, क्योंकि बचपन में कुछ किया नहीं, उल्टी सीधी हरकत है, फिर एकदम से उनके पास एक्सपोजर हुआ तो बिगड़ गए। होता है ना ऐसा? एग्जैक्टली exactly. तो अब बताओ वो इस एज के होते हैं, वो तो 18 19 20 एज के होते हैं, होते कि नहीं? ट्रैप हो जाता है इंसान, ट्रैप इस एज में मैनिपुलेट और ट्रैप आसानी से होता है, क्योंकि उसको नहीं पता होता क्या सही है क्या नहीं है, वो तो अपने उसमें मजे में रहता है, ट्रैप हो जाता है। दैट इज ट्रू, बट दैट डजंट मीन कि वो एक बार बिगड़ गया तो बिगड़ा ही रहेगा, सुधर भी जाते हैं लोग, और सुधरे हुए लोग बिगड़ भी जाते हैं। फिर एक यूनाइटेड नेशन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स भी हम लोग को देखने को मिलता है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का, राइट? तो इसमें ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और सेक्रेटेरिएट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, FCTC. So as a leading participant, it has crafted a model policy for United Nations Agency on preventing tobacco industry interference, a strong policy to prevent industry tactics. Industry की tactics होती है ना, जैसे सिगरेट्स की tactics हम लोग को देखने को मिलती है, जो भी सिगरेट्स मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं, यही तो करते हैं, किसी ब्रांड एम्बेसडर को बुला लिया या उसके हाथ में वाली सिगरेट पकड़वा दी कि जिससे कि उसके जो फॉलोअर्स हैं, फैंस हैं, वो उसको फॉलो करने लगे कि अरे शाहरुख खान ये ब्रांड पीता है, मुझे भी ये ब्रांड चाहिए। होता है ना ऐसा? स्मोकर्स या फिर फैंस की अगर बात करेंगे, अच्छा अच्छा वो पीते हैं, अच्छा मैं भी पीऊंगा, तो वो अलग इशू हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, एनीवेज, फायरवॉल WHO के द्वारा, तो 2007 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एस्टैब्लिश किया एक फायरवॉल, किस पर्पस के लिए? टू प्रोटेक्ट पॉलिसीज फ्रॉम कमर्शियल्स एंड अदर वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ टोबैको इंडस्ट्री। भाई टोबैको इंडस्ट्री इतनी बड़ी ना हो कि वो होता है ना, जैसे मैंने आपको एक ऐड के बारे में बताया, ये क्या है, इंपीरियल ब्लू का ऐड, ये जो अपन बात करते हैं इसकी, कौन सा केसर, जुमा केसरी, है ना, ये सब जो एड्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, ये किसके हैं भाई? ये बेच रहे हैं इलायची, कोई इलायची खरीदेगा क्या इनकी? विमल है ना इलायची, उसकी इलायची बेचते हैं एक्टर्स वगैरह लोग। तो आप बताओ कि इलायची के ऐसे ऐड, और वो उसका पैकेट सेम ही होता है, इलायची का पैकेट भी सेम है और उनके गुटखा पैकेट का भी सेम है, क्यों? बिकॉज दे आर प्रमोटिंग गुटखा, राइट? तो ऐसी चीजों से बचने के लिए फायरवॉल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लेकर आई। तो ऐसे क्वेश्चन कभी कभी बन सकता है कि फायरवॉल किसका है। फिर 2008 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया एक रेजोल्यूशन स्मोक फ्री यूनाइटेड नेशंस प्रेमाइसेस का, कि उसको स्मोक फ्री जो है बनाना है, राइट? 2012 में यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल दिस सिस्टम वाइड कोहेरेंस ऑन टोबैको कंट्रोल जो है वो इसको कहा कि पूरी तरह से हर जगह पर हम लोग को देखने को मिलेगा कि एक सिस्टम तैयार करो टोबैको को कंट्रोल करने के पर्पस के लिए। जैसे कि आप एग्जांपल लिख सकते हो कि आप जिस भी डिपार्टमेंट में होगे उस डिपार्टमेंट में आप स्मोकिंग जोन फ्री एरिया जो है वो तैयार करोगे कि भाई कोई स्मोकिंग जोन नहीं है, स्मोक फ्री एरिया है, राइट? तो ये चीज, नो स्मोकिंग एरिया, ये चीज है। इंडिया के अंदर सिगरेट्स एक्ट 1975 हम लोग को देखने को मिलती है, कानून हम लोग को देखने को मिला, जिसमें बोला कि भाई सिगरेट के ऊपर वार्निंग लिखो, स्टैट्यूटरी वार्निंग। पहले स्टार्टिंग में इतनी सी वार्निंग लिख देते थे ये लोग, अपने लोगोस वगैरह को बड़ा करते थे। आज की डेट में तो सरकार ने उसको बड़ा कर दिया है, बोलते कि पूरी फोटो जो है वो दिखनी चाहिए। होता है ना सिगरेट का, जैसे पैकेट को खोलो वो एक दांत जो है वो बना रहता है, देखा है? बड़े गौर से देखा, बाहर ही बना रहता है पूरा, और दोनों साइड, मतलब ऐसा ऐसा है कि आप बैठे हो, ऐसा ऐसा दिख रहा है, आप ऐसे पलटोगे तो भी दिखेगा, तो दोनों साइड उन्होंने करवा दिया, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना कि दिख रहा है ना, ये नहीं चाहिए। कहाँ पे? हाँ, पूरे डिब्बे में वही फोटो बनी रहती है। हाँ, इवन इन जैसे कमर्शियल एड्स ऑल्सो, जो भी एड्स आएंगे वैसे। अब थिएटर में जाओ, मुकेश को तो देखते ही हो, है ना? क्या यार, वो वाली फोटो जब दांत अलग हो जाता है मूवी में, थिएटर में, क्या खतरनाक लगती है यार। फिर दिल्ली प्रोहिबिशन ऑफ स्मोकिंग एंड नॉन स्मोकर हेल्थ प्रोटेक्शन एक्ट। सो ये दिल्ली असेंबली ने एक कानून जो है वो पास किया 1997 में, और एक मॉडल ये तैयार हुआ एक सेंट्रल लेजिस्लेशन का कि स्मोकिंग पब्लिक प्लेसेस पर स्मोकिंग जो है बंद करना है। 2002 से ये शुरू हो गया, ठीक है। फिर एक और चीज आई, सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स, प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रेड कॉमर्स प्रोडक्शन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कॉटपा एक्ट 2003। तो ये फैक्ट भी थोड़ा सा ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है कि वही एडवर्टीजमेंट को कंट्रोल करने के से रिलेटेड। फिर ये 2019 में ई सिगरेट्स को बैन कर दिया गया, ठीक है। टोबैको क्विट लाइन सर्विसेज भी शुरू की गई, टोल फ्री, कि जो भी टोबैको का आदी है फोन करे, फिर उन लोग छुड़वाएंगे टोबैको। छुड़वाना नहीं, घर में मम्मी को बता दो, छूट जाएगी तुरंत। फिर नेशनल हेल्थ पॉलिसी भी 2017 की हम लोग को देखने को मिल रही है,
इसने एम्बिशियस टारगेट रखे, ये टारगेट याद रखना कि 2025 तक, अपन ने अभी डिस्कस भी किया था ना इस टारगेट को, 30% टोबैको की उपयोग को जो है वो डाउन करना है, कंजम्पशन को डाउन करना है, ठीक है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के टारगेट्स को के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखा गया, ठीक है। फिर एक, हाँ कौन सा वाला, वो 2025 तक कम करना है ना, टीवी एंड टीवी टोबैको वाले को भी, अच्छा ठीक है, गुड। सो एक और चीज, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल, तो ये फैक्ट भी ध्यान में रखना, FCTC अभी थोड़ी देर पहले भी इसके बारे में पढ़ा। फिर एक और है नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम, काफी सारे, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इसको लॉन्च किया, ठीक है। टैक्स, टोबैको के ऊपर टैक्स हम लोग को 28% के स्लैब का जो है वो देखने को मिलता है, और टोटल टैक्स बर्डन परसेंटेज, फाइनल टैक्स इंक्लूसिव रिटेल प्राइस की अगर हम बात करें तो 52.7% सिगरेट्स के लिए, 22% बीडीज के लिए, 63.8% स्मोकलेस टोबैको के लिए, जर्दा वगैरह के लिए सबसे ज्यादा, ठीक है। अब इम्पैक्ट जो है वो सिंगल स्टिक बैन का जो अपना टॉपिक हम लोग को देखने को मिलता है, तो इफेक्टिव नहीं होगा, संभव ही नहीं, कहाँ तक आप रोकोगे यार, हर एक पान की गुमटी पे थोड़ा रोकोगे चेक कर करके कि भाई वो सिंगल बेच रहा है कि नहीं बेच रहा, राइट, ये हेल्प नहीं करेगा, आपको बैन करना पड़ेगा। मतलब ये एक और चीज बता रहे हैं कि सिंगल यूज यानी कि सिंगल स्टिक सिगरेट्स की जो है उसको भी अगर बैन करोगे तो भी थोड़ा बहुत फायदा मिलेगा, बट यूज लेवल और मास लेवल पर नहीं मिलेगा। मेन फोकस मुझे तो ऐसा लगता है, एक तो टैक्स बढ़ा दो, दैट इज गुड, ठीक है, वो भी एक चीज है। अपार्ट फ्रॉम दैट फाइन्स, फाइन सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि भाई कोई भी इधर उधर पिएगा तो उसके ऊपर फाइन डालो, ठीक है, बस और कुछ नहीं है। स्मोक फ्री जोन्स को प्रमोट करो। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के भी कुछ आंकड़े हम लोग को टोबैको से रिलेटेड देखने को मिल रहे हैं कि 2030 तक 7 मिलियन एनुअल डेथ्स स्मोकिंग के कारण हम लोग को देखने को मिल रही हैं। दे आर एक्सपेक्टेड टू बी फ्रॉम लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज, दैट इज ट्रू, ये याद रखने वाला फैक्ट 2030 वाला, ठीक है। चलो अब सिंपल सा टॉपिक है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में इकोनॉमिक कॉपरेशन और ट्रेड एग्रीमेंट हमें देखने को मिल रहा है, नाम से समझ में आ रहा है कि इनके बीच में कॉपरेशन हुआ है, राइट, किस चीज से रिलेटेड, दोनों एक दूसरे के साथ ट्रेड को एनहांस करेंगे, दैट्स इट, उसमें कुछ ज्यादा जाने की आवश्यकता है नहीं। इसका एग्रीमेंट का जो है वो सिग्निफिकेंस हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, तो एक्सपेक्टेड टू डबल ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज टू $50 बिलियन, तो ये एग्जैक्ट आंकड़े याद रखने की जरूरत नहीं, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। दोनों के बीच में ट्रेड जो है वो बढ़ेंगे, एक्सचेंज होंगे, अब ट्रेड बढ़ रहे तो काफी सारे आइटम्स जो है वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होंगे। इंडिया जो है प्रेफरेंशियल मार्केट एक्सेस इंडिया को मिलेगा जो ऑस्ट्रेलिया प्रोवाइड कराएगी 100% टैरिफ लाइंस के ऊपर। लेबर इंटेंसिव सेक्टर एक्सपोर्ट इंटरेस्ट टू इंडिया सच एज जेम्स, ज्वेलरीज, टेक्सटाइल, लेदर्स, फुटवेयर, राइट, फर्नीचर, और भी काफी सारी चीजें जिसमें इंडिया को बेनिफिट मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया को भी काफी सारा बेनिफिट मिलेगा। कोल, मिनरल ओर्स, वाइन्स का प्रोडक्ट जैसे कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है, डेयरी सेक्टर्स हम लोग को देखने को मिलता है जो कि बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है इंडिया के लिए, राइट। और उस ऑस्ट्रेलिया जो है वो बिना इंडिया के कभी भी जो है वो मतलब इस प्रकार के एग्रीमेंट के थ्रू कभी बेनिफिट नहीं ले पाता, बेनिफिट ले पाएगा इंडिया से, उसको बेनिफिट मिलेगा क्योंकि हमारे पास लाइव स्टॉक भी बहुत ज्यादा मात्रा है, पूरे दुनिया में हमें सेकंड नंबर पर, हमें फर्स्ट नंबर पर भी जल्दी आने वाले। एम्प्लॉयमेंट भी काफी सारे लोगों को मिलेगी, वीजा कोटास वगैरह भी जो है, वीजास भी काफी सारे लोगों को फ्रीक्वेंटली मिलना शुरू हो जाएगा, बस यही सब चीजें। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट भी इन लोगों ने साथ ही साथ जो है वो कर लिया, राइट। डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट के बारे में पता ना, एक बार अपने डिस्कस भी किया था कि एक व्यक्ति एक कंट्री में टैक्स पे कर रहा है, फिर उसको सेकंड दूसरी कंट्री में भी जो है वो टैक्स पे करना पड़े, राइट। तो उस चीज को जो है वो खत्म किया गया कि जिससे कि एक जगह से अगर कोई व्यक्ति ऑपरेट कर रहा है तो एग्रीमेंट कर लो कंट्री के साथ, एक म्यूचुअल ट्रस्ट के थ्रू, अंडरस्टैंडिंग के थ्रू, कि उसको जो है वो फायदा मिले, कंपनीज को, बिजनेसेस को, राइट, ठीक है। इससे होगा क्या, इस एग्रीमेंट से इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, एक्सपोर्ट्स प्रमोट होंगे, राइट, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, राइट, दोनों ही कंट्रीज के बीच में बॉन्ड्स जो है और स्ट्रांग होगा। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के हिस्टोरिकल रिलेशनशिप भी है, जैसे कि हम लोगों ने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में स्टैब्लिश किए थे, जब इंडिया ट्रेड ऑफिस सिडनी के अंदर सेटअप हुआ था 1941 में। तो ये बेसिक चीज है। स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप भी है हमारा, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप में आप उसका एग्जांपल लिख सकते हो, किसका, क्वाड का, राइट, क्वाड ग्रुप का, तो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकते हो। एक हमारा अच्छा पार्टनर हमें देखने को मिलता है, ये हम अपने रिलेशनशिप लगातार अपग्रेड कर रहे हैं। बायलैटरल मैकेनिज्म भी, हाई लेवल की विजिट्स दोनों कंट्रीज के बीच में होती है, दोनों ही कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग्स हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है, फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग्स होती हैं,
जॉइंट ट्रेड और कॉमर्स मिनिस्टेरियल कमीशन होते हैं, इंडिया ऑस्ट्रेलिया 2+2 फॉरेन सेक्रेटरीज और डिफेंस सेक्रेटरी का डायलॉग भी है, डिफेंस पॉलिसी के बीच में भी बातचीत होती रहती है। तो वेरियस लेवल पर हम बातचीत करते हैं, एक्सरसाइज कंडक्ट करते हैं, राइट। ठीक है, दोनों ही ने मिलकर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन G20 इन सब प्लेटफॉर्म्स पर जो है वो एक दूसरे का साथ दिया है। क्वाड जिसके बारे में भी हमने डिस्कस किया, ये भी एक इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है डिस्कशन करने का, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सिक्योरिटी को एनहांस करने का। ठीक है, बायलैटरल ट्रेड भी काफी अच्छा है, ये आंकड़े याद रखने की जरूरत नहीं है। इंडिया जो है 5th लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है ऑस्ट्रेलिया का, काफी भारी मात्रा में ट्रेड होता है। इंडिया जो एक्सपोर्ट करती है पेट्रोलियम और भी काफी सारी चीजें, मेडिकमेंट्स क्या होता है, मेडिसिन रिलेटेड प्रोडक्ट है ना, आई थिंक वही होता है ना। फिर रेलवे व्हीकल्स जिसमें होवर ट्रेन्स है, पर्ल्स है, जेम्स है, ज्वेलरीज है, राइट। इंडिया इंपोर्ट कराती है कोल, कॉपर ओर्स, कॉन्सेंट्रेटेड गोल्ड, वेजिटेबल, वूल और दूसरे एनिमल के हेयर, फ्रूट्स, नट्स, लेंटिल्स, एजुकेशन रिलेटेड सर्विसेज। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी ऑस्ट्रेलिया इंडिया स्ट्रेटेजिक रिसर्च फंड भी हमें देखने को मिलता है, 2006 में एस्टैब्लिश किया गया था। तो साइंस एंड टेक में भी हम अच्छा काम कर रहे हैं। सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन एग्रीमेंट जो साइन हुआ था दोनों ही कंट्रीज के बीच में 2014 में। ठीक है, डिफेंस एरिया पर भी वेरियस एक्सरसाइज अपन ने डिस्कस किया ही हुआ है कि ये कंडक्ट करते रहते हैं। ऑस इंडेक्स है पहली बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज, ऑस इंडेक्स, ये कंडक्ट की गई थी विशाखापट्टनम में 2015 में। एक एक्सरसाइज पिच ब्लैक हम लोग को देखने को मिलती है 2018 में, इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया था इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलिया के अंदर। एक ऑस्ट्रेलियन नेवी की एक्सरसाइज हम लोग को देखने को मिलती है जिसमें INS सह्याद्री इसने पार्टिसिपेट किया था। फिर ऑस्ट्रा हिंद भी एक हम लोग को देखने को मिलता है, चौथा एडिशन, इसका सितंबर 2019 में हुआ, आर्मी एक्सरसाइज है स्पेशल फोर्सेस की। ठीक है, इंडियन कम्युनिटी भी आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा मात्रा में हम लोग को देखने को मिलती है। इंडिया 3rd लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इमिग्रेंट्स है ऑस्ट्रेलिया के लिए आफ्टर यूके एंड न्यूजीलैंड, राइट। और लार्जेस्ट सोर्स जो है स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए, राइट। स्टूडेंट्स लगातार और टूरिस्ट लगातार इंडिया से आते जाते रहते हैं, आपको पता है इंडिया से ऑस्ट्रेलिया के बीच में हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, इंडियन फेस्टिवल ऑस्ट्रेलिया के अंदर जैसे कि दीपावली मनाया जाता है, राइट। ऑस्ट्रेलिया के अंदर पिटाई भी तो हुई थी ऑस्ट्रेलिया के अंदर काफी सारे इंडियंस की, याद है एक मूवी, एक कौन सी थी, इमरान हाशमी की एक मूवी थी, मुझे नाम नहीं आ रहा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद क्रूक मूवी जो है वो इसी के ऊपर, क्रूक थी, हाँ क्रूक ही थी। क्रूक मूवी जो है वो ये ऑस्ट्रेलिया के सीन के ऊपर बनी थी। तो ऑस्ट्रेलिया में बहुत पिटाई हुई है ना इनकी। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या ये रिमोट वोटिंग फॉर माइग्रेंट वर्कर्स? अच्छा, जो माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं, दूर जो वर्कर्स काम कर रहे होते हैं अपने घर से दूर, तो वो दूर रहकर भी वोटिंग जो है वो दे सकें, तो उसको लेकर ये आर्टिकल है। दिस आर्टिकल इज नॉट सच इंपॉर्टेंट, बट ये टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है और एक आपको आइडिया दे रहा है, क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर हम लोग को ज्यादा से ज्यादा लोगों को वोटिंग सिस्टम से जो है वो जोड़ के रखना है कि नहीं, राइट। तभी तो डेमोक्रेसी जो है वो एक अच्छे लेवल पर हम लोग को जो है वो देखने को मिलेगी, राइट। तो ये चीज है, तो उसके लिए भी बताया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया कि वो रेडी है कि पायलट बेसिस पर रिमोट वोटिंग जो है वो कंडक्ट करवाएगी। तो डू यू थिंक रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की जो यहाँ पर बात की जा रही है, रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, तो क्या ये इंडिया के अंदर सक्सेसफुल हो पाएगी? बताओ, एक सिंपल सा क्वेश्चन, यस और नो, सिंपल सा, अभी आज की डेट में। इलेक्शन कमीशन ने डेवलप किया एक प्रोटोटाइप इस मशीन का, मल्टी कॉन्स्टिट्यूएंसी रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। देखो सिंपल सी चीज है कि कोई भी व्यक्ति जिस भी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का है, राइट, वो व्यक्ति वोट डालेगा इस मशीन के अंदर, राइट। अब ये मशीन जो है वो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से उसके वोट को लिंक कर देगी। जनरली लोग बाग अपने कहां पर जाते हैं, पोलिंग बूथ में जाकर वोट देते हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो पोलिंग बूथ होता है। अब जो व्यक्ति दूर दराज से भी इस पे वोट डालेगा इस मशीन पे, तो वो उस पोलिंग बूथ के साथ जो है वो कनेक्ट हो जाएगा, मतलब उसका वोट वहां पे डल जाएगा। तो क्या इंडिया के अंदर ये सक्सेसफुल है? नहीं, ये तो मशीन है, ये लेके घूम सकते हैं ऑफिसर। तो बताओ सही है, ये बढ़िया है। इंडिया के अंदर लोग बोलते हैं ईवीएम को कि हमने कहीं बटन दबाया और वोट कहीं चला गया। तो इसमें सोचो कि क्या दुर्गति बनाएंगे, बोलेंगे ना, लोग क्वेश्चन करेंगे कि भाई ये क्या है, वोट इसका वोट उधर से उधर चला गया, तो मतलब किसी का भी वोट इधर उधर कर सकते हो तुम लोग, तो वो तो सरकार के ऊपर क्वेश्चन उठा देंगे ना
भाई उठाया था कि नहीं उठाया था? लोग बोल रहे थे कि ईवीएम में झोल है, राइट? बोल तो रहे थे ना लोग। तो आपको क्या लगता है ईवीएम में झोल था? बताओ। ईवीएम की बात हो रही है। अरे सर मैंने कुछ ही नहीं सोचा। ईवीएम में झोल था? क्या होता है ईवीएम? हाँ, आपने वोट डाला है तो कैसा लगता है वोट डाल के? कैसा लगता है वोट डाल के? आपने वोट नहीं डाला अभी? जो मूवीज में दिखाता है ना कि हाँ बहुत खुशी हुई वोट डाल के, वो तो फील बिल्कुल नहीं होता। ऐसा क्यों? वो नहीं होता पर क्यों? सर। होना क्या है, कोई भी है, कुछ भी पूछ जाए, वो कॉमन मैन वाली बात है। कौन सा हमें पैसा प्रोवाइड करवा रहे हैं, आज तो बीच में वही खाता है। फिर फोटो क्यों डलवाते हैं ऐसे करके वोट डाला है? आज तक वोट नहीं कीजिए, डाला है। आज तक नहीं कीजिए, घर मैंने उठाती हूँ, लोग पूछेंगे। लोग जाते हैं मतलब वोट डालने क्यों जा रहे हैं? वो फोटो खिंचाने के लिए सेल्फी, हमने वोट डाला हुआ है। देखो, पहली बात तो ऐसा मैं अगर क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि ईवीएम में झोल था, तो भाई आप ब्यूरोक्रेट्स हो, ये ईवीएम हाँ मेंटेन करने वाले आप लोग हो, तो आप थोड़ी ना बोलोगे झोल था। आप बोलोगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, और अभी तक ऐसा कुछ निकला नहीं है पुख्ते चीजें कि झोल था कि नहीं था। एंड वी ट्रस्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। भाई ईसीआई वो एक ऐसी बॉडी है कि जो बॉडी इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि पीएम तक उनके सामने खड़े रहते हैं, राइट? तो आप सोचो, जब इतनी ट्रस्टवर्दी बॉडी है और जिसके आप ही लोग ऑफिसर्स बनोगे उस बॉडी के, तो आप अपने आप को ही चैलेंज कर रहे हो मतलब कि नहीं झोल है ईवीएम में, तो वो काम नहीं करना है। ठीक है, मतलब ऐसे क्वेश्चंस में क्लियरली बोलना कि नहीं नहीं कोई झोल नहीं था ना, अगर होता तो जांच हुई थी, उसमें निकल के आता कुछ चीजें, राइट? और बाय द वे, पब्लिक के ट्रस्ट को डेवलप करने के लिए इन्होंने क्या शुरू कर दिया? भाई ईवीएम से पब्लिक का ट्रस्ट हटा, तो उसके लिए सरकार ने क्या लेके आई? अरे यार, क्या लेके आई सरकार? वोट देने गए हो, देने जाते हो, बटन दबाते हो तो सामने से क्या निकलती है? पर्ची निकलती है। हाँ, वीवीपीएटी है ना, क्या है फुल फॉर्म उसका? इसलिए तो मैं नहीं बोल रही थी, ये मुझे बहुत नहीं पता। वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल, वीवीपीएटी। ये लिखा भी तो है आंखों के सामने। फुल फॉर्म भी दिखाना अगर तो क्या हुआ, मैंने बता दिया ना। तो आप पूछ लेते ना, पहले फुल फॉर्म की फुल फॉर्म बताओ। तो क्योंकि ये टॉपिक में पढ़ा चुका हूँ, पता होना चाहिए। अदिति जी, आज टेस्ट है पता है, प्रिपेयर करके आए हो? तो 200 में से 200 मार्क्स चाहिए मतलब आज। अच्छा नहीं चाहिए? चलो ठीक है यार, ये कुछ कुछ नहीं, टॉपिक छोटा सा टॉपिक है, आपको बस ये ध्यान में रखना है कि इसको किसने डेवलप किया। देखो ये एक चीज सामने आ गई, रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो किस तरीके की मशीन हमें देखने को मिल रही है। दूर दराज के एरियाज पर वोटिंग काउंट करने के पर्पज के लिए मशीन बनाई गई कि कोई, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर वोट नहीं डाल सकते, वो अगर दूर है तो इस मशीन के थ्रू जो है वो दे कैन गिव वोट। और अभी ये पायलट बेसिस पर शुरू होगी, राइट? इसको डेवलप किया किसने? भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बीईएल ने और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने। ठीक है, तो इन दोनों ने मिलकर जो है उसको डेवलप किया। ठीक है, रिमोट लोकेशन पर सेटअप किया जाएगा आउटसाइड द स्टेट, राइट? जैसे कि पोलिंग बूथ होता है ना, वैसे ही होगा। ऐसा नहीं कि कोई ऑफिसर हाथ में लेके घूम रहा है कि लो वोट डाल दो यार, ऐसा नहीं होगा। तो लगे बोलो कि मशीन कैसी है, वो ऑफिसर हाथ में लेके घूमेंगे, बोलेंगे वोट डालिए। सो सिंगल रिमोट बैलेट यूनिट फॉर मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी कि एक मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए एक सिंगल बैलेट यूनिट होगी। कि जैसे कुछ लोग बिहार के हैं तो उनसे बोल दिया जाएगा कि आप जो भी लोग बिहार के वो इस जगह पे चले आए, या फिर इस विंडो पे चले आए, जो है तो उस विंडो पे चले आए। तो अलग अलग गेट्स बना देंगे वो। जैसे होता है ना कि जैसे स्कूल्स वगैरह होते हैं, उनको जो है वो जनरली इस पे इन्वॉल्व जो है वो कर दिया जाता है इन सब एक्टिविटीज के लिए। तो इन लोग क्या करेंगे, जैसे कि अलग अलग क्लासरूम को अलग अलग स्टेट के हिसाब से डिवाइड जो है वो कर देंगे कि चॉइस स्टेट का है, यहाँ पे चले जाओ। हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर या स्टेट के अंदर इस प्रकार की चीजें रखी जाएंगी, राइट? कि जिसको वोट डालना है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, वो जाकर वोट डाल सकता है। ठीक है, बारकोड स्कैनिंग सिस्टम का उपयोग जो है वो किया जाएगा कार्ड्स को स्कैन करने के लिए, क्योंकि जब अपने पास वोटर आईडी कार्ड जो है वो बनता है तो वेरिफिकेशन वगैरह होता है।
हर समय पर, तो बोल रहे हैं कि एक अलग से उनका कार्ड बन जाएगा माइग्रेंट वर्कर्स के लिए जिनको अपना वोट जो है वो डालना है, और उनको वेरीफाई कर लिया जाएगा। बस और कुछ नहीं है इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर, पायलट बेसिस पर चल रहा है, अभी देखेंगे कि ये कैसे जो है वो काम करेगा। जो भी वोटर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, जैसे कि जो एब्सेंट है अपनी घर की लोकेशन से, तो एटलीस्ट पोलिंग वाले दिन वो वोट तो डाल सके, एटलीस्ट उनका वोट तो खराब ना जाए, तो इस पर्पस के लिए लाया जा रहा है। ठीक है, नो वोटर्स लेफ्ट बिहाइंड, ये वाले गोल पर मेनली फोकस कर रहा है। इसमें लिखा है कि इट गोज डायरेक्टली अगेंस्ट, दैट मींस कि कौन डायरेक्टली अगेंस्ट चाहता है कि वो लोग वोट नहीं डाल पा रहे हैं, तो जो लोग वोट नहीं डाल पाते उनके अगेंस्ट है नहीं वाला रूल कि भाई, क्योंकि वोटिंग राइट सभी को मिलना चाहिए, सभी अपने वोट जो है वो दें। अब कोई व्यक्ति अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं है, दैट मींस कि उसका वोट खाली हो गया, वो वोट नहीं दे पाएंगे, तो कोई भी व्यक्ति कहीं से भी दे सके, तो इस पर्पस के लिए काम किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने एक कमेटी भी बनाई है ऑफ ऑफिसर्स की डोमेस्टिक माइग्रेंट्स को लेकर, कि उनके लिए हम क्या जो है वो करें, तो ये सब चीजें। ठीक है, प्रपोजल रखा गया था कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट आर्टिकल 326, ये क्या प्रोवाइड कराता है कि इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ पीपल क्या होता है? अरे हाउस ऑफ पीपल क्या है? हाँ, अच्छा, लोकसभा, राइट, लोकसभा इज हाउस ऑफ पीपल। अच्छा, वो ये नहीं बोला कि घर, लोगों के घर की बात हो रही है, लोकसभा, यस। ठीक है, तो इलेक्शन जो भी होते हैं लोकसभा के और लेजिस्लेटिव असेंबली के हर एक स्टेट के अंदर, तो अडल्ट सफरेज के बेसिस पर हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये आर्टिकल 326 सिंपल सीरीज बोलता है। वोटिंग एज जो है वो कितनी है हमारी कंट्री में? 18। पहले कितनी थी? पहले हमारी कंट्री में कितनी थी वोटिंग एज? अरे 21 थी, 21 पढ़ाया भी तो था, 21 से घटाकर 18 एज हुई। भूल गए क्या? एक मिनट में। हेलो, यस अमित जी, मैं एक्चुअली थोड़ा सा बिजी हूँ, क्लास में हूँ, मैं आपको थोड़ी देर से कॉल बैक करता हूँ। गाड़ी हो गई है? नहीं अभी आप नहीं, मैं आपको, अच्छा आप अच्छा सुरजीत से बात कर रहे हैं, तो अमित जी मैं आपको थोड़ी देर से कॉल करता हूँ, है ना? इसी के अंदर इन्वॉल्व रहेगा, मुझे आपने पढ़ाया था कि लाइक वो पेपर जब रिपोर्टिंग करके फिर वो सीधा जहाँ पे जब लाइक ड्यू वो लग जाता है। अरे वो दूसरा था यार। नहीं, वो इसी से मतलब वो भी मतलब अगर रिलेट करना चाहे तो रिलेट कर सकते हैं। नहीं कर सकते, वो एनआरआई के लिए है। सर ब्यूरोक्रेट्स के लिए बताया था आपने। अच्छा हाँ, वो उनके, अच्छा वो दूसरा टॉपिक था, हाँ, ब्यूरोक्रेट्स के लिए। हाँ 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 हाँ, उनके लिए भी, हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। नहीं बट इससे रिलेट नहीं कर सकते ना, क्यों रिलेट करोगे, तो अलग है ना, वो अलग है। ठीक है, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, करेक्ट, 21 से 18 कर दिया। देखो चैलेंजेस हम लोग को क्या देखने को मिलता है, माइग्रेंट्स यूनिफॉर्म थोड़ा है, आपको थोड़ा पता माइग्रेंट्स कितने हैं, कहाँ हैं, कितनी मात्रा में, तो वो यूनिफॉर्मिटी नहीं है। आपने अगर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक अगर पोलिंग बूथ जो है वो लगा दिया और वहां पर ज्यादा माइग्रेंट्स निकले, तो वो काम ही नहीं हो पाएगा, भर जाएगा, भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, मैनेज ही नहीं कर पाओगे, बहुत सारी चीजें। ठीक है, ईवीएम को लेकर ही डिस्प्यूट है इतने सारे, तो अभी एक और नई चीज लेके आ जाओगे तो और लोग हल्ला कर देंगे कि क्या चल रहा है ये। ठीक है, तो अभी किस चीज की जो आवश्यकता है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अभी ठीक है पायलट बेसिस पर शुरू करो, देखो, क्योंकि अंटिल ये देखेंगे नहीं कोई भी पर्टिकुलर चीज को, तो कैसे पता लगेगा कि सही है कि नहीं है ना? ठीक है, देखो भैया, अरे ये बकरी देखी होगी यार, ये बकरी नहीं है, ये कहाँ देख ली रास्ते में, नीलगिरी थार है ये। ये बकरी देखी होगी, ऐसी बकरी भी दिखती है, पर बकरी का मुंह छोटा होता है। उसके कान नीचे तरफ, टेस्ट ये जैसे ही खत्म होगा उसका टेस्ट शुरू करेंगे। टेस्ट के बाहर क्वेश्चन पेपर से आज क्रॉस चेक होंगी कॉपियां, सब एक दूसरे की कॉपी चेक करना। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने रिसेंटली लॉन्च किया, क्वेश्चन आएगा कि नीलगिरी थार को प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया? तमिलनाडु सरकार ने। ठीक है, नीलगिरी, अब देखो ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट, नीलगिरी थार का बहुत बार रेफरेंस जो है वो तमिल संगम लिटरेचर से भी हम लोग को देखने को मिलता है, जो कि 2000 साल पुरानी हम लोग को देखने को मिलती है। ठीक है,
एंड लेट मीजोलिथिक 10,000 टू 4,000 BC की पेंटिंग भी हम लोग को देखने को मिलती है, मीजोलिथिक वाली पेंटिंग भी, उसमें भी जो है वो इसके बारे में बताया हुआ है कि ये वाला जो नीलगिरी थार जो है तो इसके बारे में मेंशन्ड है, कल्चर में, लाइफ में, राइट, फोकलोर में, मतलब कि संस्कृति, लोक कथाएं वगैरह। ये भी ध्यान में रखना है कि स्टेट एनिमल ऑफ तमिलनाडु नीलगिरी थार। ठीक है, इसके फीचर्स की बात की जाए तो ऑब्वियस बात है, इसको प्रोटेक्ट जो है वो किया जा रहा है, राइट। नीलगिरी थार की पॉपुलेशन सर्वेस के थ्रू, रेडियो टेलीमेट्री स्टडीज के थ्रू, राइट, रीइंट्रोड्यूस किया जा रहा है थार को हिस्टोरिकल हैबिटेट्स में, राइट। इनको जो भी खतरा है तो उसको रिजॉल्व करने पर फोकस किया जा रहा है, पब्लिक अवेयरनेस इस स्पीसीज से रिलेटेड बढ़ाई जा रही है। इस प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है 25.14 करोड़ रुपीज है। कौन सी गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया? तमिलनाडु। ठीक है, 2022 से 2027 तक ये प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट होगा। नीलगिरी थार डे भी है, राइट, तहार, तहार बोलेंगे ना, तो तहार, तहर, नीलगिरी तहर, तो 7 अक्टूबर। ठीक है, चैलेंजेस नीलगिरी तहर के कंजर्वेशन से रिलेटेड हम लोग को क्या क्या देखने को मिलता है? तो फ्रेगमेंटेड पॉपुलेशन है, इधर उधर बिखरी हुई इसकी पॉपुलेशन है, राइट। ठीक है, एक्सोटिक स्पीसीज इनकी जगह पर आ रही है, इसलिए भगती आ रही है, राइट। ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है फॉरेस्ट रिसोर्सेज का, तो इसलिए इनको जगह नहीं मिल रही खाने पीने की, फॉरेस्ट फायर के कारण इनको नुकसान हो रहा है, राइट। ठीक है, इसको लोकली जो है वो क्या कहा जाता है? वरईयाड़ू, वरईयाड़ू, इसको वरईयाड़ू भी कहता है। IUCN के स्टेटस की बात करें तो एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 के अंदर हम लोग को देखने को मिलती है। ठीक है, 300 मीटर और 2600 मीटर अबव द सी लेवल पर हमें नजर आती है, मतलब कि अच्छी खासी थोड़ी बहुत ऊंचाई पर, हिली एरियाज पर हम लोग को जनरली देखने को मिल जाती है। ठीक है, वेस्टर्न घाट पर इसकी अच्छी खासी पॉपुलेशन हुआ करती थी एक समय पर, और आज की डेट में तमिलनाडु, केरला के कुछ एरियाज पर ही ये सीमित है। ठीक है, देखो शोला फॉरेस्ट ग्रासलैंड हैबिटेट इसका हम लोग को देखने को मिलता है। शोला फॉरेस्ट ग्रासलैंड कहाँ का है? तो भी ये ध्यान में रखना कि सदर्न इंडिया का। ठीक है, बताया जाता है कि करीब 3000 के आसपास ये प्रजाति जंगली में हम लोग को, जंगल में हम लोग को देखने को मिलती है। कहाँ का प्रोजेक्ट है ये? कलासा बंदूई प्रोजेक्ट, बताया था, क्लास स्टार्ट हुई थी तब बताया था, कलासा बंदूरी प्रोजेक्ट कहाँ का है? कौन बताएगा? कर्नाटक, कर्नाटक, कुछ याद आ रहा है? तो यूनियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली अप्रूव किया है कर्नाटक के इस प्रोजेक्ट को, ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट है ये, राइट। और सेंट्रल वाटर कमीशन ने क्लियर किया कि डाइवर्ट करो इस, मतलब कलासा डैम जो है और भंडूरी डैम का कुछ पानी, राइट। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि ये प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ का है, तो ये किसका है? मतलब कर्नाटक का ये प्रोजेक्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है। इसमें 2 डैम्स है वो इन्वॉल्व है, कलासा और बंडूरी, जिनसे पानी जो है वो निकाला जा रहा है। ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट है, राइट, पीने के पानी के लिए एक वो बना रहे हैं ये लोग, डाइवर्ट कर रहे हैं पानी को डैम से। ठीक है, ये एक प्रकार का डैम हम लोग को देखने को मिल रहा है, डिजाइन किया जा रहा है टू डाइवर्ट द वाटर फ्रॉम कौन सा बेसिन? महादेई बेसिन, राइट। और महादेई बेसिन से पानी जो है वो कहां पर ले जाया जाएगा? मालाप्रभा नदी पर, राइट। ठीक है, तो एक जगह से दूसरी जगह और पानी जो है वो डाइवर्ट जो है वो किया जा रहा है। ठीक है, तो देखो महादाई रिवर के बारे में क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, तो क्योंकि महादाई रिवर, क्योंकि रिवर से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर आता है, तो कर्नाटक वेस्टर्न घाट में ही हम लोग को देखने को मिलती है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कहाँ पर हम लोग को नजर आती है? तो कर्नाटक में है ये। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है, तो यहाँ से ये नदी जो है वो निकलती है। ठीक है, वेस्ट की तरफ जाती है, गोवा के अंदर जो है वो घुस जाती है। ठीक है, काफी सारी स्ट्रीम जो है वो इसको जो है वो ज्वाइन कर लेती हैं, और फिर ये मंडोवी जो है वो बन जाती है, विच इज वन ऑफ द 2 मेजर रिवर दैट फ्लो थ्रू गोवा, मंडोवी। फिर अरेबियन सी को ज्वाइन कर लेती है पानाजी में। ठीक है, अब देखो इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो कुछ एरिया इसका, मेजर एरिया कर्नाटक में हम लोग को देखने को मिलता है। अच्छा नहीं, मेजर एरिया तो कहाँ पर है? 1580 किलोमीटर गोवा के अंदर हमें देखने को मिलता है। फिर सेकंड नंबर पर कर्नाटक, थर्ड नंबर पर महाराष्ट्र का भी कुछ एरिया जो है वो जहां से होकर गुजरती है। तो 3 स्टेट आपको समझ में आ गई, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा, इनसे होकर ये नदी जो है वो गुजरती है।
ठीक है, अब ये डिस्प्यूटेड प्रोजेक्ट हम लोग को देखने को मिलता है, क्योंकि महाराष्ट्र भी इसमें डिस्प्यूट जो है वो कर रहा था। क्या होती है वी शेप रिकवरी? देखो वी शेप, जो वी होता है ना, वी कैसा बनता है? वी ऐसे नीचे गए फिर ऊपर आ गए, तो मतलब स्टीप फॉल और एकदम से अप हम लोग को देखने को मिल रहा है कि फॉल भी हुआ और एकदम से रिकवर भी जो है उसने कर लिया। ठीक है, दैट इज वी शेप रिकवरी। तो को देख सकते हैं कि पहले बंद खत्म हो गया उसको वापस अभी हाँ वही बता रहा है ये बोल रहे हैं कि फाइनेंशियल ईयर 23 ग्रोथ जो है ये अबाउट 70% ऑन ईयर बेसिस पर हम लोग को देखने को मिल रही है। मतलब कि बहुत तेजी से ग्रोथ जो है वो, ये डाउनफॉल भी तेजी से हुआ और एकदम से तेजी से ग्रोथ भी हो गई। एविएशन सेक्टर की यहाँ पर बात कर रहा है, तो वी शेप रिकवरी क्या मैंने आपको समझा ही दिया। तो ये इकोनॉमिक रिसेशन को जो है बताता है और रिकवरी बताता है। तो वी शेप की रिकवरी है कि एकदम से रिसेशन हुआ फिर रिकवरी जो है वो आ गई। ठीक है, इसमें लिखा हुआ देखो, इकोनॉमी दैट दैट हैज सफर्ड अ शार्प इकोनॉमिक डिक्लाइन, की इकोनॉमी ने डिक्लाइन लिया फिर एकदम से जो है वो राइज कर दिया बस। ठीक है, रिकवरी जो है वो कैसे हो जाती है? एडजस्टमेंट्स हो जाते हैं, जैसे कि अब लोग बाहर नहीं जा पा रहे थे, अब लोग बाहर जा पा रहे हैं। पहले टूरिज्म नहीं चल रहा था, अब टूरिज्म चलने लगा। अभी तो फिर से कोविड का नाटक जो है वो आने वाला है, बोल रहा है, पता नहीं क्यों ना आए तो भैया अच्छा है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स भी हैं, पहले भी हुए हैं पुराने। डिप्रेशन ऑफ 1920-21 ये आपको पढ़ना है, आपके सिलेबस में है ये टॉपिक। फिर रिसेशन 1953 का यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। ठीक है, अब शुरू करते हैं केबीसी। फिर उसके बाद आपका टेस्ट होगा अलग वाला, ये अलग टेस्ट है, वो अलग अलग टेस्ट है। ये मत सोचना कि यहाँ पे ऐसा टेस्ट होने वाला है कि सबके सामने नहीं, आज तो गोला लगाने वाला टेस्ट है आपका। चलो अभी जो आपने जितना भी पढ़ा है उसका ये टेस्ट है। ठीक है, मेरे ख्याल से 7-8 कुछ क्वेश्चन होंगे। चलो आगे आपके सामने ये क्वेश्चन, अब रिकॉल करो और बताओ क्या होगा इसका सही आंसर। धनु यात्रा, एक स्टेटमेंट बोल रहा है कि इट इज अ फेस्टिवल ऑफ वर्शिपिंग भगवान श्री कृष्ण। बताइए, जल्दी से पढ़ो क्वेश्चन और इसका आंसर करेक्ट फटाफट बताओ। पहले क्वेश्चन का राणा जी ने, अंकित जी ने, महक जी ने, सब सी बोल रहे हैं। 1 और 3 पक्का? तो फिर लॉक कर दें। देखो इसमें बताया हुआ है कि स्टार्ट फ्रॉम द 5th डे ऑफ, क्योंकि ये तो स्टेटमेंट लिखा ही नहीं था, है ना, तो इसलिए मतलब लिखा नहीं तो हो नहीं सकता। क्यों, अगर मतलब ऐसे ये वाला स्टेटमेंट लिखा नहीं है तो हो नहीं सकता। हाँ, यूपीएससी बाहर से भी लेके आ सकती है ना। और धनु यात्रा क्या 5th? हाँ 6 जनवरी को खत्म होना है ना। देखो ये सुनो, सी जिसने भी लिखा है गलत जवाब है। ऑल दी अबव, राइट, ऑल दी अबव। ये वाला भी है कि 5th डे जो हम लोग को देखने को मिलता है पौषा शुक्ला का, और एंड होता है पौषा पूर्णिमा में। ठीक है, वही चल रहा है ना वही। देखो ऐसे भी लॉजिक लगा सकते हो, तो जरूरी थोड़ा है कि यूपीएससी वैसी क्वेश्चन पूछेगी जैसा कि टेक्स्ट में है। वो तो थोड़ा बहुत तो घुमाएगी, वो थोड़ा बहुत खेलेगी भी। ठीक है, तो इस पर थोड़ा ध्यान रखना आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा चेंज कर लिए मैं एक दिन। बताओ इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। जल्दी बताओ, आज ही बड़ा अपन ने। क्या हो गया बताओ तो, इसका आंसर क्यों नहीं आ रहा है? सेकंड के डी, नन।
नन भाई, और कुछ सोचो। ए क्यों नहीं बोल रहा कोई? बीसी कंबाइंड, अरे वाह, अच्छा पाकिस्तान बांग्लादेश देख लिया, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया भी तो देखो, मेन ऑब्जेक्टिव ये भी था इसका एक, वो बात अलग है कि बताया नहीं। पाकिस्तान बांग्लादेश बीएसएफ का पढ़ा था आपने, वो क्यों भूल रहे हो? वो तो बीएसएफ फोर्स का पढ़ा है ना, कि बीएसएफ वहां पर तैनात रहती है पाकिस्तान और बांग्लादेश में। ये थोड़ा बोला था कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है वो बीएसएफ जहां पर तैनात होगी वहीं पर होगा, दूसरी जगह नहीं हो सकता क्या? नॉर्थ ईस्ट है, क्योंकि वहां पर विलेजेस को प्रमोट करना है, एक्टिविटीज डेवलपमेंट की वहां पर ज्यादा बढ़ाना है, बिकॉज टू काउंटर चाइना। ठीक है, तो ये वाला फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर, नॉर्थ विलेजेस। अब बताओ, ये स्वामित्व स्कीम का तो इसका आंसर बता ही दोगे हैं? हाँ, क्या है? पक्का? पंचायती राज मिनिस्ट्री। तो जब मैं आई तब तो ये नहीं था, जब मैं आई थी तब वो चला था मॉडर्न टेक्नोलॉजी का। कौन सी टेक्नोलॉजी वाला? अरे वो जियो स्पेशियल का टॉपिक था, वो भी इसी में ही था। ये शो में तो उसी में पढ़ रहे थे ना। हाँ बिल्कुल सही जवाब, इसका करेक्ट आंसर ए ही होगा, डी। अब देखो कैसे जो है वो डी है, इसमें क्या लिखा हुआ है? द स्कीम सीक्स टू मैप रेसिडेंशियल, अरे भैया, लैंड ओनरशिप इन द रूरल सेक्टर यूजिंग द मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाइक द यूज ऑफ ड्रोन्स। जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी का जो है वो उपयोग किया गया इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर, राइट? और इनकरेक्ट जो है वो पूछा है, और दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ये देखो आप, इनकरेक्ट है, डी। अब ये बता दो, बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, किसके अंडर काम करती है? हाँ, होम अफेयर्स, पक्का लॉक कर दे? ये तो बता ही दोगे, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मैंने कोई ड्यूअल कंट्रोल बताया था? फिर और बीएसएफ के बारे में पढ़ा था ना अपन ने, और ये क्या पूछा था आपसे, बीएसएफ था कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन था? फिर और बीएसएफ पढ़ के होम अफेयर्स मार दिया। फोर्थ का किसने बी लिखा? अच्छा, ये सब भी बी दे रहे हैं, वाह। बीएसएफ पढ़ा है अभी और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का पूछ के, ये तो बता ही दोगे। समझ में आ रहा है कि कहां गलतियां हो रही है? बताओ, गति शक्ति मास्टर प्लान। इतनी देर क्यों लग रही है? हाँ, डी। बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? एक की तरफ से डी आया, और कोई? देख लेते हैं। करेक्ट जवाब 100 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, बट अगर मैं होता तो ये डी मार्क नहीं करवाता, क्योंकि वो मतलब नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है, ये बात अलग है। हाँ हाँ, वो बट इसमें भी पैसा जो है वो लगाया हुआ है, हाँ, उसके हिसाब से डी था। अब नीलगिरी ताहर बता दो, नीलगिरी ताहर। तमिलनाडु के अंदर है, और स्टेट एनिमल तमिलनाडु भी है, केरला में। हाँ, करेक्ट बी। बी। नहीं नहीं, सेकंड वाला तो करेक्ट है कि 300 मीटर से लेके 2 अगर आपने स्टेट एनिमल केरला, सर ए 1 एंड 2। इतनी देर क्यों लग गई?
ये अगर स्ट्रेट एनिमल आपको पता है तो ये 3 तो गलत है, तो अगर 3 गलत है तो आपके पास ऑप्शन कौन सा बचा है? ए। तो एलिमिनेट, एलिमिनेट के गेम खेलो। ये बताओ, ये तो बता ही दोगे। अच्छा, आज टेस्ट के लिए तुषार जी भी नहीं आए ना, वो भी गायब। प्रिया ने तो बोला मेरा प्रैक्टिकल चल रहा है इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगी। मैंने कहा शाम में 5:30 बजे तक के बाद किसका प्रैक्टिकल चल रहा है भाई? बोलती साहब मैं 3-4 दिन के लिए नहीं आऊंगी, मेरा प्रैक्टिकल चल रहा है। सेवेंथ का डी आया है और बी। क्वेश्चन में मुझे गड़बड़ लग रही है, स्टेटमेंट में कुछ कुछ और ऑप्शंस में। देखो पहली चीज, पहला ऑप्शन अगर देखें तो इट इज अ मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग फीडबैक टू वोटर्स बाय गिविंग देम अ प्रिंट आउट। यहीं पे खत्म हो गया। वोटर को थोड़ा ना प्रिंट आउट मिलता है, वो तो पर्ची में कट के चला जाता है ना। बट हाँ, अगर यूपीएससी शायद देख रही होगी गिविंग देम मतलब शोकेसिंग देम, उसमें देख रही होगी तो करेक्ट है। दोनों ही ऑप्शन अगर देखे अपन। सेकंड तो पहला अभी एक डाउटफुल लग रहा है, वैसे तो इनकरेक्ट है, पढ़ने में इनकरेक्ट है। दूसरा देखते हैं कि वीवीपीएटी हेल्प्स इन डिटेक्टिंग पॉसिबल इलेक्शन फ्रॉड्स और माल फंक्शनिंग। यस, ये तो करेक्ट है ही, तो सेकंड करेक्ट है। और इन इंडिया वीवीपीएटी इज येट टू बी ट्राइड इन इलेक्शंस, तो येट टू बी, तो हाँ येट टू बी तो गलत ही हो गया, तो उस हिसाब से 1 और 2 होना चाहिए, राइट। अगर एक्यूरेसी अपन देखें तो 1 और 2 होना चाहिए। ए करेक्ट है ना। तो कभी कभी इस तरीके से भी मान लिया करो, बट अगर मैं होता तो ए नहीं होता आंसर, मतलब क्योंकि इसमें प्रिंट आउट उसको थोड़ी ना दिया जा रहा है, राइट। बट यूपीएससी गिविंग देम नहीं, बट गिविंग देम मतलब टेक अवे वाला भी हो सकता है ना। हाँ वो भी हो सकता है, तो इसलिए तो अपन ने पहले ऑप्शंस को देखा। कभी कभी ऐसा होना तो एकदम से चीजें में आगे नहीं बढ़ने, कई बार अपन क्या करते हैं एलिमिनेट, एक ही देखकर भी एलिमिनेट मत करो जब तक कि तीनों में कॉन्फिडेंस आ जाए, राइट। तो ये एक उस प्रकार की प्रैक्टिस है। करेक्ट सर मैं। अब देखो जब वी और जेड है, अरे जेड शेप, पहली चीज जेड शेप भी होता है एक। हाँ अभी अपन ने वी शेप का पढ़ा, तो ऐसा थोड़ा, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि जेड शेप नहीं होता। ए पक्का? क्या लिखा है? इज नॉट करेक्ट। हाँ, गेट बैक टू द नॉमिनल ग्रोथ, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है। और जेड शेप रिकवरी इज द मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो इन विच इकोनॉमी क्विकली राइजेस लाइक अ फोनिक्स आफ्टर अ क्रैश। नहीं, राइज तो नहीं हो रही, जेड में तो नीचे आके नीचे ही स्टेबल हो गई है। देखो जेड शेप ही देखो ना, जेड में ऊपर थी, नीचे गए फिर नीचे ही हो गई, राइज थोड़ा ना हुई, राइज होके स्टेबल थोड़ा ना। तो ए जो है वो इनकरेक्ट होगा, बट डी है, दोनों ही इनकरेक्ट। एक मिनट रुको, एक मिनट चेक करने दो, पढ़ा नहीं, मैं भी तो पढ़ लूं पहले। वी शेप रिकवरी, द इकोनॉमी क्विकली रिकूप्स लॉस्ट ग्राउंड एंड गेट बैक्स टू द नॉर्मल ग्रोथ ट्रेंड। अरे यार ग्रोथ ट्रेंड कहाँ पे आया? ग्रोथ ट्रेंड भी तो पढ़ो। वी मतलब जहां से गिरी है वहीं पे आ गई, और ग्रोथ मतलब ऊपर चले जाता है ना। तो नॉर्मल ग्रोथ ट्रेंड तो आई नहीं है ना, क्योंकि जहां पे गिरी है वहीं से आ गई है, राइट। तो इट्स काइंड ऑफ अ, ये देखो ये चल रही है, ये गिरी और फिर ये वापस जो है वो उस जगह पर हम लोग को देखने को मिल रही है। तो ग्रोथ ट्रेंड तो अलग होता है ना, ग्रोथ ट्रेंड तो ऊपर की तरफ जो है वो जा रहा है, तो उस पर थोड़ा ये तो रिकवर हुई है अभी, फिर ग्रोथ करना बाकी है। दोनों ही स्टेटमेंट, मतलब डी मतलब नीदर वन नॉट टू, मतलब दोनों करेक्ट है क्या? ये डाउटफुल लग रहा है मुझे, ये डाउटफुल लग रहा है, क्योंकि जेड शेप भी जो हम लोग को देखने को मिल रहा है ये करेक्ट हो ही नहीं सकता पहली बात तो, क्योंकि जेड शेप रिकवरी जो है वो मोस्ट इसमें क्या बता रहा है कि क्रैश के बाद जो है वो वापस नॉर्मल सिचुएशन में आ जाएगी।
बट क्रैश के बाद तो वो नीचे ही जा रही है ना, तो नहीं, ये गलती है, क्वेश्चंस में दिक्कत है, तो बोनस दे दिए वाला आपको, अच्छा बोनस फॉर यू। हाँ अब बताओ, ये स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ाई है आपने? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बस इसके बाद एक क्वेश्चन और है। अरे तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, बताओ। स्टेट इलेक्शन कमीशन आज के टॉपिक में क्या है? बताओ। देखो, पहला, स्टेट इलेक्शन कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, दैट इज करेक्ट ना। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और स्टेट इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, तो वन इज करेक्ट। तो वन थी, मतलब ये वाला तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, सेकंड देखते हैं, पावर और फंक्शन जो स्टेट इलेक्शन कमीशन के, दे आर आइडेंटिकल टू दोज वेस्टेड इन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आइडेंटिकल है ना, दोनों ही का काम इलेक्शंस कंडक्ट कराने का है, राइट, पावर्स भी और फंक्शंस भी, राइट। और स्टेट, मतलब देखो, अब इसमें ये भी हो सकता है कि इस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शंस दूसरी जगह कंडक्ट कराती है, स्टेट इलेक्शन जो है वो पंचायत म्यूनिसिपैलिटी से कराती है, बट इलेक्शंस तो करवाती है ना, दैट इज द फंक्शन। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कैन नॉट बी रिमूव बाय द गवर्नर दो अपॉइंटेड बाय हिम, दैट इज आल्सो ट्रू, राइट। हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, रिमूव नहीं किया जा सकता उनको, राइट। रिमूव जो है वो किस तरीके से होंगे ये, तो हम लोग को देखने को मिलता है कि स्टेट लेजिस्लेचर उनको जो है वो रिमूव करेगी, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पार्लियामेंट रिमूव करती है, राइट। रिमूवल कर पड़ा था ना बनने, तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, डी। वेरी गुड। अब 10th का बताओ। अगेन इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या है करेक्ट आंसर इसका 10th का? कौन सा? बी, 1 और 3। कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेसिफाई किया टर्म 6 और 65 ईयर्स, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है क्या? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में तो आई थिंक आर्टिकल 324 हमें देखने को मिलता है कि देयर शुड बी एन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू मैनेज द इलेक्शंस, ऐसे करके लिखा हुआ है ना, बस आर्टिकल 324। और क्या है? बी होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड है कि टर्म जो होगा मेंबर का 6 साल का होगा, या फिर अंटिल दे अचीव 65 ईयर्स। सी, देखो पहला तो आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रिस्क्राइब नहीं किया कोई क्वालिफिकेशन, दैट इज ट्रू। ठीक है, चलो ये तो अपन को पता है कि ये क्या है, इनकरेक्ट है, करेक्ट है? इनकरेक्ट है, मतलब ये आंसर हो सकता है इनमें से, है ना। अब ये वाला देख लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है वो डिबार्ड द रिटायरिंग इलेक्शन कमिश्नर फ्रॉम फर्दर अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नमेंट। तो इसमें ये चीज हम लोग को क्या देखने को मिल रही है कि मतलब फर्दर कोई भी सरकार के अंदर कोई भी नियुक्ति जो होगी उससे उसको बैन जो है वो कर दिया कि वो जो है वो नहीं कर सकता, है ना। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है, बट वो भी गलत है। पॉसिबिलिटी तो हम लोग को देखने को मिलती है कि फर्दर अपॉइंटमेंट उसका वैसे तो नहीं किया जाता, बट कर हो सकता है ना। तो क्या लिखा हुआ है ये? इनकरेक्ट जो है वो आपको बताना है। तो 1 और 3 तो कंफर्म हो रहा है कि इनकरेक्ट है, बट सेकंड भी है, कहीं पर स्पेसिफाइड टर्म थोड़ा ना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पढ़ा तो है अपन ने। सिर्फ आर्टिकल 324 एक ही बात बोलता है कि देयर शैल बी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, किस पर्पस के लिए? इंडिया के अंदर इलेक्शंस कंडक्ट करवाने के पर्पस के लिए। इनकरेक्ट, तो डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अब मैं साइन ऑफ कर रहा हूं यहां से, और
जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं आपके पास ऑलरेडी शीट्स तो रखी हुई है 200 क्वेश्चंस वाली करंट अफेयर्स की, आज उसको बैठ के एक बार में जो है वो सॉल्व कर लो। आज पूरे के पूरे क्वेश्चन है वो निपटा लो। मैं यहाँ पे ऑफलाइन कंडक्ट करवा रहा हूँ टेस्ट, आप लोग वहां पर बैठ के कंडक्ट करो। चलो जय हिंद। और कल का रूटीन, आई थिंक यू आर अवेयर अबाउट टुमारोज रूटीन क्या है। 6:30 बजे कोचिंग सुबह और 6:30 बजे अब तो चेक इंडिविजुअल करोगे सभी। हेलो हेलो, क्या चीज लेके निकल रहे हो आप भैया? आपने 7 बजे का बोला था ना आने का। तो फिर आप आ तो जाओगे, बट बिलिंग फिर कहाँ पे करनी है? आप वो लेके आओगे कार्ड मशीन? कार्ड मशीन नहीं है तो नहीं, कार्ड मशीन से मुझे कार्ड से करवाना है बिल पेमेंट, तो इसलिए मैं बोल रहा था आप 7 बजे तक आ जाओ, तो 7 बजे फिर अपन चल के करवा लेते हैं। 7 बजे ऑफिस में, चलो ठीक है, फिर आप आ जाओ, फिर मैं वहाँ पे मतलब आपके साथ चल लूंगा, फिर बिलिंग करवा लूंगा, है ना? आ जाओ आप, आ जाओ आ जाओ आप, आ जाओ आ जाओ। हाँ वहीं पे ऑफिस में ही आना है। हाँ। चलो साइन ऑफ कर रहे हैं।